हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बैठो भाई फटाफट, बाहर मत घुमा करो इतने। क्या पढ़ा दिया था लास्ट तक? यही तो, यही तो है, यही तो है। हाँ तो यही तो पढ़ रहा हूँ। सही, दोनों में इकोनॉमी राजस्थान दोनों इसी में बना रखी है। बढ़िया है, वेरी गुड। मैं तो खुद ही ऐसे करता था। दो रजिस्टर क्यों लाने, एक ही लाए। एक में एक तरफ इकोनॉमी लिख ली, एक तरफ राजस्थान लिख ली, खत्म हो जाएगा, दूसरा लगा लेंगे। बढ़िया है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये तो तुम जो दो दो तीन तीन रजिस्टर लाते हो तो मुझे तो बड़ा अजीब ही लगता है। तो क्या है, स्कूल के टावरों की तरह रजिस्टर उठा उठा के लाते हो। चलो बताओ, देखे इतिहास को जानने की कितने स्रोत है? तीन स्रोत है। कौन कौन से? पुरातात्विक, साहित्यिक और। अच्छा, पुरातात्विक के अंदर हम पहला कौन सा पढ़ रहे थे? उत्खनन पुराअवशेष। और हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व की शुरुआत किसने की? और राजस्थान में कौन करता है? और आपने पढ़ रहे थे कि कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पे उत्खनन किए थे, वो लोग कौन कौन थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र, डी.आर. भंडारकर, रतन चंद्र अग्रवाल, बी.बी. लाल, ललित पांडे, जीवन सिंह। कौन कौन सी जगह के उत्खनन हुए? बागोर, कालीबंगा, बेराठ, नगरी, नोह। क्या क्या मिला उनको वहां से? पाषाण उपकरण, धातु उपकरण, आभूषण और मृदमा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कब का है वो? कौन से वीर निर्माण संवत का? उसके अनुसार माध्यमिका एक किसको मिला था? हीराचंद ओझा को। कब मिला था? कौन से मंदिर से? गोसुंडी अभिलेख कब का है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। किसकी जानकारी देता है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म? कौन सी पूजा की? कौन से वंश की? कौन से राजा की? कौन से यज्ञ की? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है। अच्छा, उसके बाद में आगे हम पढ़ रहे थे आपका बसंतगढ़, वो कब का है? कौन से राजा का? वर्मलात। कौन से वंश का है? चावड़ा। उसके टाइम आबू का सामंत कौन है? तो कौन सी व्यवस्था की जानकारी होगी? सामंती व्यवस्था की। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है, तो कौन सी प्रशस्ति पढ़ी थी हमने? कब की है वो? कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर लगी हुई है। किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन से राजा के बारे में बताती है? कुंभा की क्या क्या बातें बताती है? उपाधियां और विजय अभियान। फारसी भाषा का पुराना अभिलेख कौन सा है? अजमेर अभिलेख। कब का है? कहां पे लगा हुआ है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और वो बताता है कि पहले ये क्या थी, उसको तोड़ के क्या बनाएगी। ताहिबी पीर का अभिलेख कब का है? और वो चित्तौड़ का नाम क्या बताता है? क्या बताता है? खिजरा। आहड़ ताम्रपत्र कब का है? 1206। कहां से कहां तक के राजा? मूलराज से भीमदेव सेकंड। कौन से वंश के राजा है? चालुक्य वंश। कहां के राजा है? गुजरात के। खेरोदा ताम्रपत्र कब का है? कौन से राजा के टाइम का? कुंभा। कुंभा के टाइम में कहां के आसपास के मार्ग? एक लिंग। क्या क्या बताता है? मार्ग, मुद्रा, धार्मिक। टैक्स के बारे में कौन सा ताम्रपत्र बताता? सीकली ताम्रपत्र कब का है? 1484। 1484 का है। अच्छा, उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे। सिक्के। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा, आपने को अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले। 6000 सिक्के को कहां से मिलते हैं? नगर से। कौन से जनपद के हैं? किसको मिले थे? 3000 सिक्के कहां से मिलते हैं? रेड से। किस किस के सिक्के हैं वो? मालव, मित्र, अपोलोडोर्स और इंडो सैसेनियन। और बयाना से कितने सिक्के मिलते हैं? बयाना में भी एग्जैक्टली कौन सी जगह से? नगला छेल। कितने सिक्के मिले? 19 सिक्के। ये किसके हैं? गुप्त राजाओं के सिक्के हैं। अच्छा, गुप्तों के सिक्के हमें कई जगह से और से मिलते हैं। बेड, सोयला, मोरोली और अहेड़ा। इन सिक्कों कौन से प्रकार के सिक्के बोलते हैं? हमें मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के कई जगह से मिलते हैं। कहां कहां से? मावल देसर, नोहर, पल्लू, नावा, डेगाना। इन सिक्कों क्या कहा जाता है? आदिवरा प्रकार के सिक्के। कौन से? आदिवरा प्रकार के सिक्के कहा जाता है। उसके बाद हम कह रहे थे कि मध्यकाल में अलग अलग सिक्के हो गए, और मध्यकाल में हम कहते हैं कि हमारे
जयपुर में कौन से सिक्के थे? मेवाड़ में कौन से थे? या चांदोड़ी? बीकानेर में, और जोधपुर में, कोटा में, बूंदी में, जैसलमेर में, आपके अलवर में, और धौलपुर में। और अंग्रेजों के आने के बाद कौन से हो गए? तो प्राचीन काल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के, सारे देख लिए थे। अच्छा, उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे थे चित्रकला। हम पढ़ रहे थे प्राचीन शैल चित्र मिले हैं कौन कौन सी नदियों की घाटियों में? चंबल और छाजा। छाजा कहां पर है? चंबल कहां पर है? आलनिया के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? बूंदी में शैल चित्र कहां से मिलते हैं? गदरडा। कहां से? बारा में, कन्यादय। अलवर में, टडीकर और हरसोरा। जयपुर में और सिक्कर में। और इन ज्यादातर दृश्य कैसे दिखाई देते हैं हम? और बाद में मध्यकाल में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग शैलियां बना ली। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ अलग अलग हो गई। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? स्थापत्य कला। कौन सी? स्थापत्य कला में हम एक पढ़ा था, मंदिर पढ़ा था। सबसे पुराना मंदिर जो, किस प्रकार का पुराना मंदिर? किसकी जानकारी देने वाला? समय। कब का है वो? कहां पे बना हुआ है? झालरा पाटन। कहां पर है? और एक मंदिर और देखा हमने, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सी स्थापत्य कला का? मुगल। कहां पे बना जगत शिरोमणि? आमेर के अंदर बना। उसके बाद किस पे आगे थे? मूर्ति कला। और मूर्ति कला का एक बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? कीर्ति स्तंभ। उसको क्या कहते हैं? मूर्तियों का। मूर्ति कला क्या क्या जानकारियां देती है हमें? नृत्य, आभूषण, वेशभूषा, है ना, धार्मिक स्थिति, इन सब की। उसके बाद हम पढ़ रहे थे साहित्य। पहला कौन सा था? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में सबसे पहले कौन सा? मंडन। मंडन की बुक का नाम? किसके दरबार में था ये? क्या काम करता था? आर्किटेक्ट हुआ करता। कितने चैप्टर इस बुक में? क्या क्या बताता है? नगर, गांव, महल, दुर्ग, मंदिर और बाजार। एक और राइटर पढ़ा था, नयनचंद्र सूर्य। उनकी बुक का नाम? हमीर महाकाव्य। हमीर कहां का राजा है? रणथंभौर। कहां का है? कौन से वंश का? उस पर किसने हमला किया? अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। और नयनचंद्र सूर्य किस राजा के दरबार में? वीरम तोमर। वीरम तोमर कहां का राजा है? अच्छा, एक और बुक पढ़ी हमने आगे, सॉरी, राजस्थानी साहित्य आगे। राजस्थानी पहली बुक कौन सी पढ़ी? मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसी किस राजा के दरबार में था? किस पद पे था? उसके पिताजी का नाम? वो भी क्या थे? किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? गबन के। और उसने अपने भाई के साथ जेल में, भाई का नाम क्या था? कौन का था? और राजपूताने का अबुल फजल था। मुंशी देवीव्रत। कौन गदा नहीं भाई साहब, उससे भी अच्छा था। कालिका रंजन कानून को। ऐसी किताबें जिनसे राजा की ख्याति बढ़ती है। ख्यात क्या कहलाती है? ख्यात। नैणसी ने क्या लिखी? नैणसी री ख्यात। कैसी जानकारी है इसमें? पॉलिटिकल। एक और किताब कौन सी लिखी? मारवाड़ परगनारी विगत। और क्या कहते हैं इसको? मारवाड़ का गजट। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? जनगणना। किसकी जानकारी? सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सारी जानकारी। अगली कौन सी पढ़ी थी? पृथ्वीराज राठौड़। कौन से राजा का भाई था? किसके दरबार में था? अकबर ने कौन सा किला दिया? गागरोन में कौन सी बुक लिखी उसने? कौन सी भाषा में? कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। कौन कहता है 5वां वेद और 19वां पुराण? कौन कहता 10,000 घोड़ों की ताकत? कौन कहता पृथ्वीराज डिंगल का होरेस है? एल्पितेसिटोरी कहां का था? अच्छा, उसके बाद में आगे कौन सा आ गया? फारसी। फारसी में पहला राइटर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बुक खजान उल फुतूह है, या किसके आक्रमणों के बारे में बताती है? दूसरा राइटर कौन सा पढ़ा? अबुल फजल। अबुल फजल की बुक का नाम क्या है? अकबर नामा। कहां की जलवायु बताती है? कहां कहां की भौगोलिक स्थिति बताती है? मेवाड़, जयपुर, अलवर और किसके एक पक्षीय विवरण देती है? प्रताप और अकबर। और राजस्थान की कौन सी स्थिति बताती है? सांस्कृतिक स्थिति बताती है। उसके बाद कौन सा आ गया? अंग्रेज। अंग्रेजी में पहला बंदा कौन सा पढ़ा? कहां का था ये? राजस्थान क्यों आया? मराठों का बढ़ाईती सेनापति। कहां कहां अटैक किए? जयपुर, उदयपुर और राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? ऐसा विलियम फ्रैंकलिन की कौन सी बुक में है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जेम्सटोड। कहां का था वो? राजस्थान किस रूप में आया? पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था वो राजस्थान के अंदर। और उसने अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? पहली बार राजस्थान शब्द का। उसके गुरुजी कौन थे?
उसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। उसकी बुक का नाम बताओ। इसी का एक नाम और, एक और बुक उसकी। अच्छा, उसके बाद में अपने आगे पूरा लेखिए, जहां पर रखे जाते हैं डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पे? अच्छा, बीकानेर में एक कलेक्शन और है, प्राइवेट कलेक्शन, वो कौन सा है? अगरचंद नाहटा। कौन सा है? अच्छा, राजस्थानी शोध संस्थान कहां पर है? चौपासनी जोधपुर। प्रताप शोध संस्थान और नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ कहां पर है? राजा राजा को लेटर लिखे तो, राजा सबॉर्डिनेट्स को लिखे तो कौन से थे? परवाना। और यदि जनता राजा को लिखे तो कौन से थे? अरदास। और जिसके अंदर राज परिवार की दैनिक खर्चा लिखा हो, सिया है उजूर। कर्मचारियों के नाम और जातियां लिखियो, कौन से थे? राजा का डेली रूटीन लिखा हो, कौन सी थी? हकीकत भाई। निर्माण कार्य की जानकारी हो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बही और राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही जोधपुर हुकूमत की बही। तय बेटा था। हाँ हाँ, राजस्थान का प्राचीन काल। सबसे पहले काल कौन सा आता है? पाषाण काल के बाद कौन सा? बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, उसके बाद, उसके बाद लिखो पाषाण काल। फिर लिख लो पाषाण काल। पढ़ना अच्छा तो लगता है आपको? ये समझ में तो आती है? ये तो नहीं लगता कहां फंस गए, क्यों ये तैयारी का सोचा था हमने, है ना? कई हम क्या है, आ तो जाते हैं जोश जोश के अंदर, फिर थोड़े दिन में लगता है कि यार दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना, ऐसा नहीं लगता? हाँ भाई, यूं अच्छा लगना चाहिए। कोई भी काम के अंदर जब तक आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक उस काम को अच्छे ढंग से, और जब किसी को काम में इंजॉय आने लग जाता है ना तो उसको अच्छा लगता है। जैसे मैं मेरा हमेशा सोचता हूँ कि मैं जब स्प्रिंग बोर्ड में आया तो मेरा डेली जी करता कि एक भी दिन छुट्टी ना हो। कि छुट्टी क्यों करते हैं सर, छुट्टी क्यों की जाए, अपने को चल 3 बजे क्लास लगती, मैं 2 बजे आगे बैठ जाता कि यार घर क्या करते हैं बेटे, अकेला कोई नहीं, एक मेरे रूममेट, वो मेरे को हंसते कह रहे पहले जाके क्या करेंगे, अरे वो बैठ जाएंगे वहां पढ़ेंगे अपने जाके। तो वो रिसेप्शन पे एक मैम बैठा करते, उन्होंने बाद में रोक लगाई मेरे पे कि नहीं तुम 2 बजे नहीं आओगे, क्योंकि तुम 2 बजे आगे ऐसी चला लेते हो। मैं को चलो ऐसी नहीं चलाएंगे, बिना ऐसी के आगे बैठ जाएंगे, दो तो बैठने दोगे, यहाँ तो आके बैठ जाया करो। तो बाद में वो आके बैठने देते, तो फिर 2 की जगह 2:30 आने शुरू हो गए। पर मेरे को यूं कभी नहीं लगा कि आज मैं कोचिंग बंक कर लूं। जब कॉलेज में पढ़ते थे कई बार जी करता था मरने देते, स्कूल में भी खूब बार जी करता था डंडे ही तो मारेंगे खा लेंगे कल। आज जाएंगे नहीं, दिमाग में नए नए आइडिया भी सोच लिया करते थे कि कल सर पूछेंगे क्यों नहीं आया, तो मेरे एक साथ दोस्त था वो तो प्लास्टर करवा के आ जाता कि लग गई थी, लगी हुई आई नहीं। कई बार वो ऐसे बहाने करता कि सुना ही नहीं दे रहा। सर कहते क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया था कल, अरे आया क्यों नहीं था, तो लिख के दिखाता कान में सुना ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए कल डॉक्टर के पास गया था, झूठी पर्चियां लेके आ जाता डॉक्टर की कि ये लो पर्ची है मेरे पास, देख लो दवाई ले रहा हूं मैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको यूं फील नहीं आए कि आप क्लास आओ और क्लास में आके आपको अच्छा नहीं लगे। उल्टा अच्छा लगता ही है, क्योंकि इस तैयारी में ना हम नई नई चीजें सीखते हैं। और उसमें आपके द्वारा इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट चले, है ना? इकोनॉमी तो इतने यूं दिमाग के तंतु खोलती है कि अपने पहले कुछ अलग ही सोच रहे थे, अब अपने लगता है हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लगता है ना ऐसे। और इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट यूं समझ में आने लग जाए अपने तो सबसे अच्छा लगता है। और फिर है ना, आप थोड़े दिन 10 एक दिन और पढ़ लो, फिर जब इकोनॉमी की थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी, अपने अड़ोस पड़ोस में जो उसको पकड़ पकड़ के पढ़ाना, पढ़ाने से चीजें ज्यादा याद होती है ना? एक आपको अच्छा लगता है हमेशा। फिर क्या किसी को पढ़ाते हैं तो दिमाग अपना खुद सोचता है कि ऐसा क्यों है। ये तो क्या सर ने पढ़ाया अपने सीधा सीधा कर लिया। एक आप किसी को बताते हो वो वापस क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा क्यों,
सुन लेता है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो आपका दिमाग सोचेगा, और दिमाग जब खुद सोचने लग जाएगा इन चीजों की याद हो जाएगी। इकोनॉमी याद करने की है ही नहीं, इकोनॉमी सोचने का सब्जेक्ट है। इसमें सोचा जाए कि यार महंगाई बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई कम हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ गई तो बैंक क्या करेगी, महंगाई घट गई तो बैंक क्या करेगी, महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई क्या करेगी, महंगाई घट गई तो आरबीआई क्या करेगी, लोन सस्ते हो गए इसका मतलब क्या है, लोन महंगे हो गए इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने रेट बढ़ा दी इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने रेट घटा दी इसका मतलब क्या है, सरकार ने आरबीआई को कहा कि कम कर दो रेट इसका मतलब क्या है, सरकार ने कहा रेट बढ़ा दो इसका मतलब क्या है। फिर अखबार समझ में आएगा आपके, इकोनॉमी वाली चीजें समझ में आएगी, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना इकोनॉमी का ना। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब मैंने बताया था, जब पत्थरों के सामान मिल रहे हैं, वो कौन सा काल है, पाषाण काल। एक अंग्रेज बंदा था अपने, उसका नाम था सीए हैकेट। क्या नाम था, उसको अपने पत्थर की कुल्हाड़ियां मिलती है। पत्थर की क्या मिलती है, हाथ में लेके चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाला शब्द इंग्लिश वाला ज्यादा अच्छे से याद होगा आपके, हैंड एक्स। क्या बोलते हैं, हैंड मतलब हाथ, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, तो हैंड एक्स मिलती है दो जगह से। एक तो उसको अपने जयपुर से मिलती है, और एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़। कौन सी जगह, तो हैंड एक्स कहां कहां से मिली उसको बताओ देखे, जयपुर और इंद्रगढ़। किसको मिली हैंड एक्स, ये 1870 की बात है। कब की बात है, तो सबसे पहले कोई पाषाण काल की चीज अपने राजस्थान में किसी बंदे को मिली थी, तो वो बंदा कौन था, कब मिली उसको, कहां कहां से मिली, इंद्रगढ़ कहां पड़ता है, बूंदी। क्या मिली, हस्त कुठार, पत्थर की कुल्हाड़ी, हाथ हाथ में पकड़ के चले जाने वाली कुल्हाड़ी। शायद ऐसी कोई कुल्हाड़ी उसने बनाई होगी कि मोटा जानवर मार के लेके आ गया, काट के टाबरों को देता होगा, अगला तू टांग ले ले, तू कान ले ले, खाते होंगे और तो क्या करते होंगे, लिखो 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, सी ए हैकेट को, सी ए हैकेट, सी ए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। फाउंड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, फाउंड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। फाउंड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। फाउंड हैंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी, किसको, सी ए हैकेट को। कहां कहां से, क्या मिली, पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली है ना। ऐसी कुछ चीजें, एक बंदा और था उसका नाम था सेटनकार। क्या नाम था, सेटनकार को ऐसी कुछ चीजें मिलती है झालावाड़ से। कहां से मिलती है, उसको जैसे पत्थर की कुछ उपकरण, पत्थर के हथियार टाइप की कुछ चीजें झालावाड़ से मिली। ऐसा एक बंदा और था, उसका नाम था बी आलचीन। क्या नाम था बंदे का, और बी आलचीन को ऐसी कुछ चीजें मिलती है जालोर। कहां से मिलती है, तो सेटनकार को तो चीजें कहां से मिली, और बी आलचीन को कहां से मिली, लिखो सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़, सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़, सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़, तथा बी आलचिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचिन कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर, तथा बी आलचिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचिन कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर, बी आलचिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। बी आलचिन कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर, बी आलचिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। तो हैकेट को कहां कहां से मिली थी ऐसी वस्तुएं, जयपुर इंद्रगढ़। सेटनकार को कहां से मिली, झालावाड़। और बी आलचिन को कहां से मिली, जालोर से ऐसी वस्तुएं मिलती है। अब ये इक्का दुक्का वस्तु है कि कहीं पर कोई एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिल गई, पत्थर का कोई मोटा पत्थर मिल गया शिकार करने टाइप का, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उसको तीखा किया हुआ था ताकि शिकार आराम से हो जाए। तो ऐसे पत्थर के अलग अलग उपकरण मिलते हैं।
अच्छा, किसी एक जगह से पत्थर के उपकरण का मिलना यह सिद्ध थोड़ी करता कि यहाँ आदमी रहता है। हो सकता है आदमी रहता तो यहाँ है, मनुष्य शिकार करने यहाँ गया और उस समय उसने शिकार किया और उसकी कुल्हाड़ी वहीं पे रह गई, तो वहां पर आदमी नहीं रह रहा। आदमी तो कहां पे रह रहा है? तो फिर कहा भाई ऐसे सेंटर ढूंढो, ऐसी जगह का पता लगाओ जहां पर प्राचीन काल में मनुष्य रहता होगा। तो राजस्थान में इस पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी कोई बस्ती या सबसे पुरानी कोई बस्ती मिलती है अपने को, वो भीलवाड़ा के अंदर की जगह बागोर। कौन सी जगह? कि राजस्थान का सबसे पुराना आदमी यदि कहीं पर रहा होगा तो कहां पर रहा होगा? बागोर। तो कुछ केंद्र मिलते हैं, सेंटर मिलते हैं अपने को, लिखो केंद्र, सेंटर, हेडिंग डालो। कौन कौन से केंद्र है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। सेंटर, केंद्र, एक नंबर लगा के लिखो बागोर। कोष्टक में लिखो भीलवाड़ा। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा। अपने ये मानते हैं कि हमारी पुरानी जो सभ्यताएं है ना, ये उनका पालना है। क्या प्राचीन सभ्यताओं का पालना समझते हो क्या? बच्चों को झुलाते हैं, इंडो, बच्चों का इंडा होता है पालना। तो हमारे बच्चे सबसे पहले कहीं पर झूले होंगे, पालना झूले होंगे, तो वो जगह कौन सी है? तो राजस्थान का प्राचीन सभ्यताओं का पालना किसको कहा जाता है? क्रेडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसलिए बच्चों के हॉस्पिटल के नाम है क्रेडल हॉस्पिटल। लिखो, बागोर में लिखो। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड इज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड इज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड इज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। शुरुआत का मनुष्य जब कभी भी कहीं भी रहा था वो नदियों के पास रहा। किसके पास रहा? भाई बेसिक नीड क्या होती है? खाना और पीना। तो पीना कहां से मिलेगा? नदियों से पानी मिल जाएगा। तो बागोर जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है कोठारी। लिख लो, यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कोठारी। मैंने बताया कि पुरानी जगह का पता लगाने का तरीका है उनकी खुदाई करो। खुदाई को इंग्लिश में कहते हैं अपने एक्सकेवेशन। क्या बोलते हैं? तो खुदाई करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सकेवेटर। या हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्खनन करता। क्या बोलते हैं? लिखो एक्सकेवेटर। कि बागोर के उत्खनन करता कौन थे? और बागोर के उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। नाम से परिचित हो आप? बस, तो इसीलिए वो चैप्टर पढ़ाया था ताकि थोड़े थोड़े नाम अपने पहले से समझ में आए हुए रहे। अब कोई आपसे पूछे कि बागोर के उत्खनन करता कौन थे, तो बागोर के उत्खनन करता कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कहां का उत्खनन किया? आप उत्खनन करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी। क्या एविडेंस मिले उनको? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। किस किस चीज के एविडेंस मिलते हैं उनको? कौन से काल का है ये बताओ। देखिए बागोर पाषाण काल, इसका मतलब पत्थर की चीजें मिलेगी। अब पत्थर के हथियार मिले, एक मोटे हथियार होते हैं, एक छोटे छोटे हथियार होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मिले, कैसे मिले? लिखो लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब छोटे और लिथ का मतलब होता है पत्थर। माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। अब मुझे बताओ पत्थरों का प्रयोग क्यों करता था? शिकार क्यों करता था? तो पत्थर वत्थर अपने पास रखता शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए कहां जाएगा? जंगल। जंगल में दोनों प्रकार के जानवर रहते थे उस टाइम, शाकाहारी जानवर भी और मांसाहारी। भाई ये बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ये भी जंगल में ही रहते। और शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ, जो मांसाहारी जानवर है वो भी कहां पर रहते? जंगल।
मनुष्य को यह पता चल गया था कि जानवर उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए वो जहां पर भी अपनी चट्टानों वट्टानों के अंदर रहता वहां पर पत्थर वत्थर इकट्ठे करके रखता कि शिकार में भी काम आ जाएंगे, और कभी मान लो जानवर अपनी तरफ आ जाए हमला करने के लिए तो अपने मार के भगा देंगे उनको यहां से। कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी बकरी के पीछे तेंदुआ दौड़ा है? किसके पीछे कौन दौड़ा है? बकरी के पीछे तेंदुआ दौड़ा है। कोई शाकाहारी जानवर के पीछे मांसाहारी जानवर दौड़ा है। अब वो जानवर भागते हुए मनुष्यों की बस्ती की तरफ आए होंगे। मनुष्य को जब पता चला अरे जानवर आ रहे, जानवर, उसको बाटे लेके खड़ा हुआ वो सामने, और उसने पत्थर मारे, तेंदुआ भाग गया, बकरी रुक गई। लगा ये ठीक है, कल अपने को शिकार पर जाने की आवश्यकता, उसने कहा मान दो, पशुओं को पालने लग गया। क्या करने लग गया? धीरे धीरे उसके समझ में आया कि मुझे सारे पशुओं का शिकार करने की आवश्यकता, कुछ को मैं अपने पास भी रख सकता हूं और इनको मैं खा सकता हूं। तो उसने 5-7 इकट्ठे कर ले गए, 5-7 दिन कहीं भी जाने की आवश्यकता, बारिश आ रही है, भाई साहब कौन जाए, चट्टान से बाहर निकल गए, पड़ा है, लो लाओ रे काटो इसको यहाँ पे। तो पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? 2 नंबर लिखो पशुपालन, इंग्लिश में लिखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को क्या बनाना शुरू कर दिया उसने? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये पशुओं को डोमेस्टिक बना लिया उसने। और क्या पता चलता है हमें उसके यहां से? हमें पता चलता है कि वो जो लाश हुआ करती थी, लाश को घर के बाहर ही गाड़ दिया करता। कोई आदमी मरा है तो उसको घर के बाहर ही उसने गाड़ दिया, लेकिन लाश के साथ में उसने खाने पीने का सामान रखा है। क्या रखा है? वो बर्तन रखे हैं। इसका मतलब वो मानता है कि बंदे का पुनर्जन्म होगा। क्या होगा? तब उसके बर्तन काम आएंगे, खाने पीने काम आएगा। हाथों हाथ पैदा होते ही कहां से लाएगा बर्तन, कहां से लाएगा खाना पीना, तो उसके काम आ जाएंगे। तो लाश के साथ में क्या मिलती है? खाद्य सामग्री, और क्या मिलते हैं? बर्तन। लिख लो, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन। फूड आइटम्स एंड यूटेंसिल्स विद डेड बॉडी। फूड आइटम्स एंड यूटेंसिल्स विद डेड बॉडी। फूड आइटम्स एंड यूटेंसिल्स विद डेड बॉडी, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन। क्या क्या मिलते हैं? खाद्य सामग्री व बर्तन। थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? खेती करना। लिख लो कृषि, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग खेती कर रहे थे यहाँ पे। क्या करने लग गया था? खेती करने लगे। बताओ मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। किसका किया था? इसका मतलब पत्थर वाली सभ्यता में लोग रहते थे, आगे तांबे वाली में भी लोग वहीं बैठे हैं, धीरे धीरे तांबे का प्रयोग करना सीख गए। हमें एक सुई मिलती है तांबे की जिसमें पीछे छेद किया हुआ है। देखो तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर नीडल विद होल। कॉपर नीडल विद होल। फिर खेती कर रहे तो अच्छी खेती किससे होगी? तांबे से या लोहे से? लोहे से। मैंने बताया था लोहे से बहुत हल नीचे तक चला जाता है, तो धीरे धीरे इनको लोहा। लिखो लोहे के उपकरण, लोहा उपकरण, आयरन इक्विपमेंट्स। इसका मतलब है बागोर लंबे टाइम तक बना रहा है। पत्थर वाले लोग यहाँ पे थे, फिर धीरे धीरे यहीं के लोगों ने किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया? तांबा। फिर यहीं के लोग कहां पर आ गए? लोहा। हजारों हजारों लाखों सालों तक ये सभ्यता बनी। सभ्यता बीच में से टूटी, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, क्रमिक सभ्यता है, निरंतर सभ्यता। कि सबसे पहले कौन से लोग रह रहे हैं यहाँ पे? पत्थर वाले। तो उनके क्या मिल रहे हैं अपने को? लघु पाषाण उपकरण। क्या मिल रहे हैं? बोलो क्या मिल रहे हैं? खाने के लिए पशु खाते, इसलिए क्या करना शुरू कर दिया? क्या करना शुरू कर दिया? पशुपालन। लाश के साथ में क्या मिलती है? खाद्य सामग्री और बर्तन मिलते हैं। और उसके बाद में खाने के लिए किसका प्रयोग करने लगे? खेती का। कौन सी धातु पहले आई थी? तो तांबे की क्या मिली है? बाद में कौन सी धातु आई? तो लोहे के भी क्या मिले हैं? उपकरण। खेती के टाइप के उपकरण, इस टाइप की चीजें मिलती। क्या क्या मिला है वो सारे बताओ, दो एक साथ बोलो। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, शवों के साथ खाद्य सामग्री और बर्तन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई और लोहे के उपकरण। ये सारे कहां से मिलते हैं? जो कि कौन से जिले में?
कौन सी नदी के किनारे है? किसने उत्खनन किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का। अब भागौर एक बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव मान लो भागौर। अब तो लोग उसमें यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं। पर प्राचीन काल में तो पूरे में नहीं रहेंगे, किसी एक जगह से शुरुआत की होगी और शुरुआत में यहां रहते होंगे लोग। फिर धीरे धीरे गांव फैलता 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 यहां तक आ गया होगा। तो आप पुरानी चीजें तो कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी, यहां से तो नहीं मिल सकती पुरानी चीजें। तो बागौर में जिस जगह से पुरानी चीजें मिली है अपने को, उस जगह का नाम है महासतिया। क्या नाम है? तो कोई पूछेगा आपसे कि बागौर में कौन सी जगह का एक्सकेवेशन किया गया था, कौन सी जगह का? नीचे एक अलग से लाइन लिखो, साक्ष्य हो गए, अलग से एक लाइन लिखो स्टार लगा के। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वॉज एक्सकेवेटेड। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वॉज एक्सकेवेटेड। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वॉज एक्सकेवेटेड। कौन सी जगह का उत्खनन किया गया था? बॉक्स से बंद कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा लिखो भाई, तिलवाड़ा। दूसरा सेंटर लिखो, एक बागौर हो गया, अगला सेंटर लिखो तिलवाड़ा। अगला सेंटर कौन सा है? चल कॉस्ट्यूम। हाँ हाँ, नहीं करने, मैंने लिखवाया थोड़ी है। बस जो काम की चीज होगी मैं लिखवा दूंगा। देखो आ गया तिलवाड़ा। क्वेश्चन लिखो बाड़मेर। तिलवाड़ा कहां पर है? वही नदियों के किनारे, इसलिए तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के? देखो यह है लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। यह है लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। कौन सी नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता लिखो वीरेंद्रनाथ मिश्र, वो सेम ऊपर वाले। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो तिलवाड़ा और बागौर दोनों का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र। हाँ, अभी तो लिखा है ऊपर। उत्खननकर्ता कौन है बताओ देखे? वीरेंद्र। लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? साक्ष्य एविडेंसेस। वही पत्थर वाली जगह है तो पत्थर के उपकरण मिलेंगे, वही छोटे छोटे उपकरण मिले, लिख लो। लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। लघु पाषाण उपकरण। पशुओं से क्या करता? शिकार। शिकार किसका करता? पशुओं का। धीरे धीरे पशु क्या करने शुरू कर दिए उसने, देख लो, पशुपालन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन। एक चीज के साक्ष्य अलग मिले यहां पे लिखना। अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। अग्निकुंड। तीसरा लिख लो, अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। क्या है देखो मैं बताऊं। अभी हम दो चीज पढ़ रहे हैं कि भाई मनुष्य की शुरुआत की बेसिक नीड थी खाना और पीना। पीने के लिए वो नदी के पास में रहा था, खाने के लिए उसने पशु पालने शुरू कर दिए। मनुष्य को अब चैलेंज मिलने शुरू हुए। कहां से मिल रहे हैं चैलेंज उसको? प्रकृति से। कहां से मिल रहे हैं? नेचर से कुछ चैलेंज मिलने शुरू हुए। जैसे क्यों नदी के पास में रहता है, नदी में पानी, धीमा धीमा पानी आता है, वो नदी के पानी में नहा लेता है, नदी का पानी पी लेता है। एक दिन नदी में भयंकर पानी आया, भयंकर पानी आया। उसने जहां कोई झोंपड़ी वोंपड़ी गुफा उफा जो थी उसमें घुस गया पानी। उसको पूरी रात बाहर ही बैठा रहना पड़ा। उसको लगा आज ये क्या है, आज ये नदी में पानी अचानक तेज क्यों हो गया? बारिश होती थी, वो अपनी बारिश के अंदर नहा लेता, बारिश का आनंद लिया करता। कभी ऐसा हुआ कि मूसलाधार बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई। वो पेड़ पौधों के नीचे जहां कहीं रहता था उस दिन तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं रही, पूरी रात ठिठुरा होगा पानी के अंदर। हवाएं चलती, धीमी धीमी हवाएं चलती। कभी हवा तेज चली, तूफान आया, उड़ गया उसका बाहर जो कुछ भी पड़ा था।
कुछ भी इकट्ठा कर रखा था उसने, वो सारी चीजें उड़ उड़ा गई। धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि कोई ना कोई बंदा है जो ये सब करता है। उसे लगता कि यार नदी जहां से आती है वहां कोई पीछे एक बंदा बैठा है, वो बटन दबाता है तब पानी चलता है, बटन दबाता है तब पानी बंद हो जाता है। कई बार वो बटन तेज कर देता है, पानी तेज आता है, बाढ़ आ जाती है। ऊपर एक बंदा बैठा है जो बटन दबाता है, बरसात आती है, बटन बंद करता है, बरसात बंद हो जाती है। कभी बटन तेज कर देता है तब मूसलाधार बारिश होती है। एक बंदा जो हवाएं चलाता है, कभी बटन कम करता है, कभी बटन तेज करता है, कभी बहुत तेज करता है, तूफान आ जाता है। उसने इमेजिन करना शुरू किया कि यार ऐसा आदमी जो पानी को तेज कर दे, पानी को कम कर दे, बरसात को कम कर दे, बरसात को तेज कर दे, बहुत शक्तिशाली है। उसने उसको देवता मान लिया। क्या मान लिया? ऐसा देवता ही कर सकता है, साधारण आदमी की तो बस की बात है। मैं तो नहीं कर सकता पानी को कम तेज, इसका मतलब कौन कर सकता है? देवता। उसने देवताओं के नाम रखने शुरू कर दिए। उसने कहा ये जो ऊपर से पानी बरसा रहा है ये इंद्र है। कौन है? इंद्र है। ये जो हवाएं तेज चलाता है इसका नाम मरुत है। क्या नाम है? हवाओं का जो देवता है मरुत, जिसका हमने एक नाम और दिया बाद में, पवन। क्या नाम दिया? इसलिए हनुमान जी का नाम हुआ पवन पुत्र हनुमान। क्या नाम हुआ? इसलिए हनुमान जी का नाम है मारुति। क्या नाम है? क्योंकि किसके बेटे हैं? मरुत के बेटे हैं। मरुत हवाओं का देवता है। इसलिए भारत में जब कार की पहली कंपनी बनाई गई, उतनी तेज चलेगी जितनी तेज हवाएं चलती है। जैसे हनुमान जी उड़े थे वैसे हमारी कार उड़ेगी। इसलिए कंपनी का नाम क्या रखा गया? तो उसने देवता बनाए। एक देवता मरुत है, एक देवता इंद्र है, समुद्र में जो देवता है वो वरुण है। सब अलग 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 प्रकार के उसने इसमें देवता स्थापित कर लिए। वो इमेजिन करने लगा कि यार इन देवताओं को राजी कैसे रखा जाए, कैसे मैं इन देवताओं को राजी रखूंगी। प्लीज ज्यादा बारिश मत करना, प्लीज ज्यादा तेज हवाएं मत चलाना, प्लीज बारिश कर दो, इस बार तो की नहीं तुमने, क्यों नाराज हो गए मेरे से। तो लगा यार ये शक्तिशाली है देवता, नॉट रीचेबल है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, तो मेरा मैसेज कौन भेज सकता है वहां पर, मेरा मैसेज वहां कन्वे कौन करेगा। तो लगा मेरे आसपास में शक्तिशाली चीज कौन सी, क्योंकि शक्तिशाली देवता के पास में मैसेज भेजना है तो चीज भी क्या होनी चाहिए? शक्तिशाली। उसके आसपास में सबसे शक्तिशाली कोई चीज थी तो वो थी अग्नि। क्या थी? क्योंकि अग्नि से वो अपना भोजन पका रहा था, अग्नि से वो सर्दी गर्मी बारिश में अपना बचाव कर रहा था, कहीं ना कहीं ठंड ज्यादा है तो अग्नि जला रहा था। तो उसे लगा यार अग्नि शक्तिशाली चीज है, अग्नि के माध्यम से मैं देवताओं को क्या कर सकता हूं? राज्य। उसने अग्नि जलाई, अग्नि जला के सामने बैठा और सामने बैठ कहा, हे अग्नि देवता, जाकर कहो इंद्र देवता से कि बारिश कम कर दे। हे अग्नि देवता, जाकर कहो इंद्र देवता से इस बार बारिश तेज करवाई है ही नहीं। हे अग्नि देवता, जाकर कहो मरुद से कि हवाएं थोड़ी कम चलाए। हे इंद्र देवता, जाकर कहो नदियों से इस बार पानी थोड़ा तेज आए। हे इंद्र देवता, जाकर कहो नदियों से इस बार पानी थोड़ा कम कर दे। देवताओं के पास में मैसेज भेजने वाला उसने जो अपना देवता रच लिया, अपना देवता जो क्रिएट कर लिया, वो देवता कौन है? इसलिए देवताओं को राजी करने के लिए वो अग्नि जलाने लगा। उसी को हम अग्नि कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पर अग्नि जलाता उसको क्या बोलते हैं? 2010 के आरएस प्री में क्वेश्चन था, वह कौन सा देवता है जो मनुष्यों का समाचार देवताओं को देता है? कौन सा देवता है? अगला कोई पूछे कि वह देवता कौन है जो मनुष्य तथा बाकी देवताओं के बीच मीडिएटर का काम करता है? कौन है? यह भी नहीं कि अग्नि साधारण चीज, अग्नि को भी उसने देवता माना। उसने कहा पावरफुल है तो अग्नि भी अपने आप क्या है? देवता। तो उसने अग्नि का भी खूब सम्मान किया। इसलिए आज दिन तक हम फेरे अग्नि के चारों तरफ लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो दो लोग फेरे ले रहे हैं, जो दो लोग शादी कर रहे हैं, ये देवताओं को याद करके कर रहे हैं। किसको याद करके? हम कहते हैं देवताओं को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। पंडित जी के फेरों में मंत्र सुनना, कभी पंडित जी कहते हैं, हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, अपना तमाम आशीर्वाद इस जोड़े को दीजिए ताकि सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करे। हे देवताओं के राजा इंद्र, अपना पूरा बल बुद्धि वीर्य इन सबको दीजिए ताकि सुखी सुखी अपना जीवन यापन ये सब कर सके। हम जानते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक डायरेक्ट समाचार नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम सारी बातें किसको कहते हैं? अग्नि जाए और अग्नि जाके उन सबको कहे। आज तक कभी ऐसा सुना आपने कि पानी की बाल्टी बीच में रख के फेरे ले लिए? नहीं ले रहे ना। फेरे किसके चारों तरफ ले रहे हैं? क्योंकि अग्नि क्या है? देवता। अग्नि क्या है? कैसा देवता? मध्यस्थ। कैसा देवता है? मीडिएटर देवता, जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में क्या काम करता है?
मध्यस्थता काम करता है। अग्नि खुद भी देवता है। आप और नोटिस कीजिए, ये कल मंगलवार है, मंगलवार को अपने मम्मी बालाजी के प्रसाद चढ़ाती है, घरों में हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी क्या प्रसाद चढ़ाते हैं? हम चूरमान बना के चढ़ाते हैं। एक तरीका तो यह है कि मम्मी चूरमा ले और चूरमा लेके बालाजी के मुंह के लगा देगी, लो बालाजी खाओ। आप ये क्या याद रखोगे मंगलवार को चूरमा खिलाया था? पर मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी पहले चूल्हे से लेके आती है धूपिया, अंगारा, खीरा लेके आती है, बालाजी की मूर्ति के आगे रखती है, फिर उस पर धीरे से चूरमा रखती है, क्योंकि मम्मी जानती है कि हनुमान जी नॉट रीचेबल है। इसलिए हनुमान जी तक चूरमा पहुंचाने का काम कौन करेगी? अग्नि। कौन करेगी? अग्नि भी देवता है, इसलिए मम्मी जब अग्नि पर चूरमा रखती है तो बहुत सा सम्मान धीरे से हाथ के हाथ लगा के उस पर रखती है। ऐसा नहीं कि मम्मी दूर से चूरमे की गोली बनाती है और अग्नि कहती है ले ए कैच कैच, है ना, प्लीज कैच कर ले। ऐसा नहीं, हम अग्नि का भी पूरा क्या करते हैं। राजा युद्ध करने के लिए जाता था। राजा क्या करने जाता? हम कहते हैं युद्ध करने से पहले यज्ञ करता। क्या करता? अश्वमेध यज्ञ। अश्व छोड़ने से पहले क्या किया उसने? उसने यज्ञ किया। यज्ञ करते हम कहा हे देवताओं, मैं अपना यज्ञ कर रहा हूं आपको राजी करने के लिए, अब मैं अपना अश्व छोड़ूंगा, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं राजाओं से जीत सकूं। इसलिए घोड़ा छोड़ने से पहले भी वो क्या कर रहा था? जीत की दुआ मांगने से पहले भी क्या कर रहा था? इसलिए आप अभी थोड़े दिन बाद अखबार में पढ़ोगे, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अखबार के अंदर आएगा इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ का आयोजन किया तथा भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की प्रार्थना की। क्यों किया यज्ञ? क्या होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि देवताओं के पास समाचार केवल कौन भेज सकता है? अग्नि भेज सकता है और कोई। आप कई बार और पढ़ोगे, जैसे मान लो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो आएगा भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? कि कांग्रेस की सरकार को क्या दे, या कांग्रेस वाले कहेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया कि मोदी सरकार को क्या दे। क्योंकि सद्बुद्धि कौन दे सकते हैं? देवता। कौन दे सकते हैं? और देवताओं के पास मैसेज कौन लेके जाएगा? सिंगल टाइम आपने ऐसा सुना कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पानी का छिड़काव करके सद्बुद्धि देने की मांग की? नहीं है ना। क्या किया जा रहा है? अग्नि जलाई जा रही है। क्या जलाई जा रही है? तो जब तक मनुष्य ने मूर्तियां नहीं बना ली थी, देवताओं को राजी करने के लिए अग्निकुंड बनाता था। क्या बनाता था? कि उसके दिमाग में नहीं है, उसको लगा यार उसके पास मैसेज कैसे भेजूं मैं, तो मेरे पास जो शक्तिशाली चीज है वैसे मैसेज भेज दूं। वो शक्तिशाली इंद्र है, मेरे पास शक्तिशाली अग्नि है, तो अग्नि मेरा मैसेज कहां लेके जाएगी? धीरे धीरे इंटेलिजेंट हुआ और उसने इंद्र को इमेजिन किया। उसने इंद्र को इमेजिन किया कि इंद्र के 4 हाथ होंगे, इंद्र के एक मस्तक है, इंद्र के एक मुकुट है, इंद्र इतना मोटा ताजा शक्तिशाली होगा, इसलिए उसने मूर्ति बना ली। क्या बना ली? अग्निकुंड के बाद अगला जो कार्यक्रम है पूजा का, वो कौन सा आपका? मूर्ति। धीरे धीरे और इंटेलिजेंट हुआ और उसने कहा ये मूर्ति कहां कहां लेके घूमूंगा, एक जगह होनी चाहिए जहां पर मूर्ति स्थापित हो। उसने मंदिर बनाए। क्या बनाए? ये क्रोनोलॉजी है। अग्नि, मूर्ति, इसलिए प्राचीन काल में कोई मंदिर नहीं मिल रहा, अग्निकुंड मिल रहे हैं। उसके आगे वाले काल में मूर्तियां मिल रही है, मंदिर फिर नहीं है। बाद के काल में मंदिर मिलने शुरू। क्या मिलने शुरू है? शुरुआत में मंदिर नहीं है, क्योंकि जब रहने के लिए घर नहीं है मंदिर कहां से बना लेगा? मूर्तियां नहीं है उसके बाद, जब तक उसको खाने पीने का नहीं पता मूर्तियां कैसे बना लेगा? धीरे धीरे इंटेलिजेंट हुआ तो बनाया। तो यदि कहीं से अग्निकुंड मिलते हैं, इसका मतलब है मनुष्य धार्मिक हो गया है। क्या हो गया? उसके रिलीजियस कंडीशन की तरफ इशारा जो कोई चीज करती है, कौन सी करती है? अग्निकुंड। क्या करती है? भले बड़ी चीज है। अच्छा, राजी करने के लिए आप कहते हो कि सर आज तो ठीक है अपने चूरमा चढ़ा देते हैं, खीर चढ़ा देते हैं, वो राजी करने के लिए क्या करता होगा? उसके पास पशु थे तो झटके किए उसने, पशु बलि। क्या दी होगी? पशु बलि। तो अग्निकुंड के आसपास में इस प्रकार के जानवरों की चीजें मिल जाती है अपने को, इसका मतलब उसने राजी, उसने कहा होगा भाई मैं तो छोटा सा ही खाता हूं, इतना सा खाता हूं, इंद्र थोड़ा शक्तिशाली तो पूरा बकरा ही खाता होगा। तो उसने पूरा बकरा काटा, लो इंद्र भगवान आप जानो ना, आपका काम जाने, अब बकरा दे दिया, अब तो कम से कम क्या दी जाए मुझे? वारिस दी जाए। धीरे धीरे हम सीखे कि ना यार तरीके और भी हो सकते हैं, तो हमने कहा चूरमा चढ़ा दो। चूरमा बनाना सीखे तब तो चूरमा ही चढ़ाने लगे। मैं तो आज दिन तक गांव में जब बारिश नहीं होती यज्ञ करते हैं और 99.99% मामलों में बारिश आ जाती है। इसलिए हमारा विश्वास जमता है कि इंद्र राज्य किससे होता है? विश्वास की बात है। मानो तो भौमिया है,
नहीं मानो तो बाटा है, मानो तब तो वो देवता है, नहीं मानो तो पत्थर है। सिंपल सी बात। वो विवेकानंद जी का एक वो सुनाया जाता है, पता नहीं विवेकानंद जी का है, किसी ने विवेकानंद जी के नाम पे अपने चिपका लिया, पर ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी को एक बार तो अंग्रेजों ने पूछा, यार तुम हिंदू कहते हो घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, भगवान सब जगह? कहा सब जगह है भगवान? तो भगवान तो यहां भी है, भगवान यहां भी है, भगवान यहां भी है, भगवान यहां भी है, भगवान यहां भी है, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो सब जगह भगवान है। फिर तो कहीं खड़े हो जाओ, हवा में खड़े होकर, तो हे भगवान, मंदिर क्यों जाना है फिर तुम्हें? उनका एग्जैक्टली ये कमरा है, इस कमरे के अंदर सब जगह हवा है, वहां भी हवा है, वहां भी हवा है, वहां भी हवा है, वहां भी हवा है, फिर भी हम पंखे के नीचे जाके क्यों बैठते हैं? क्योंकि पंखे के नीचे हवा की डेंसिटी एग्जैक्टली मूर्ति के आगे भगवान ज्यादा फील होते हैं, बाकी जगह भगवान फील नहीं दे रहे। वहां पर हमें डेंसिटी महसूस होती है, संकेंद्रण महसूस होता है, भगवान का भक्ति का संकेंद्रण होता है। इसलिए वो चीज पहले अग्नि है, फिर मूर्तियां हैं, फिर मंदिर। पहले बड़ी चीज है। तो तिलवाड़ा से हमें क्या मिलते हैं? अग्नि। तीनों चीजें क्या क्या मिले, तीनों बातें बताओ। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन। तिलवाड़ा और बागोर दोनों का उत्खनन किसने किया? किसने किया? वीरेंद्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो सुनो, इन वीरेंद्र नाथ मिश्र की एक बुक है, सुनना एक बार, बाद में लिख लेंगे आप। बुक का नाम है बागोर एंड तिलवाड़ा। पढ़ो एक बार बुक का नाम, फिर अपने पढ़ लेंगे क्या। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आगे बढ़ा, पढ़ो क्या नाम लिखा हुआ है, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दोबारा पढ़ो, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो समझ में आ गया, उत्तर पश्चिम, अपने भारत के उत्तर पश्चिम में। हम भारत के कौन सी दिशा के अंदर है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर हम भारत के अंदर, कि भाई ऊपर वाला और थोड़ा सा पश्चिम का ऐसा लग रहा है, उत्तर पश्चिम में लग रहा है। एक शब्द है इसमें मिजोलिथिक, कौन सा शब्द है? अब देखो मैं कौन सा काल पढ़ा रहा हूं अभी आपको, पाषाण काल। कौन सा है? पाषाण काल को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक बहुत पुराना पाषाण काल, उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक, इंग्लिश वाले कहते हैं पैलियोलिथिक। एक थोड़ा बीच का सा पाषाण काल, उसको हम कहते हैं मध्य। क्या कहते हैं? एक थोड़ा नया पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। कौन कौन से हो जाएंगे? पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। इसमें क्या वर्ड है? इसका मतलब कौन सा पाषाण है? कौन सा है? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, जहां मध्य पाषाण काल आएगा वहां पे लघु पाषाण उपकरण होंगे। कौन से होंगे? क्योंकि शुरुआत में पुराने टाइम के अंदर तो मनुष्य में इतनी बुद्धि रही नहीं होगी, उसने कहा कि जो जैसा बाटा मिल जाए वो लेके शिकार कर लूंगा। धीरे धीरे उसके समझ में आया कि यार मोटा पत्थर फेंकते हैं तो दूर नहीं जाता, छोटा पत्थर फेंकेंगे दूर जाएगा, शिकार वहां खड़ा है, मैं भाग के उसके पास जाऊंगा, यहां से पत्थर फेंकूंगा जाएगा नहीं, भाग के उसके पास जाऊंगा जानवर भाग जाएगा। इसलिए उसने कहा पत्थर छोटे हो, छुपा जाए पीछे, यहीं से फेंका जाए, सड़ जाएगा एक में। धीरे धीरे उसकी ओर समझ में आया कि यार पत्थर गोल है, गोल पत्थर से मरता नहीं है जल्दी, तीखा करो, पत्थरों को तीखे करने शुरू कर दिए उसने। तो ये सब चीजें इवॉल्व हुई उसके धीरे धीरे। तो बागोर तिलवाड़ा, आप कोई पूछे कि इन तीनों पाषाण में से कौन से पाषाण की है? मध्य पाषाण का। कौन सी? मध्य पाषाण में भी क्या लिखा है? लेट है। मध्य पाषाण में भी बहुत नीचा, शुरुआत का नहीं, मध्य पाषाण काल का बाद नव पाषाण काल की तरफ उमड़ता हुआ जो इलाका है उसमें है आपका। तो पहले कौन सा? पूरा, फिर कौन सा था? मध्य, फिर कौन सा था? बागोर तिलवाड़ा दोनों कैसे हैं? ऐसा हमें कौन बता रहा है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन बता रहे हैं? क्योंकि उत्खनन किसने किया था? तो कौन सी बुक लिखी इन्होंने? बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। पहले पड़ गई। अब कोई इस बुक का नाम पूछ ले कि बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया किसने लिखी? जिसने उत्खनन किया वो। जब उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र कर रहा है तो बुक भी कौन लिखेगा? वही बता सकता है इसके बारे में। लिख लो वीरेंद्र नाथ मिश्र की पुस्तक और आगे बुक का नाम लिख लो।
क्या नाम बुक का बताओ देखे? बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कल्चर मतलब सभ्यता, है ना? लेट मिजोलिथिक उत्तर मध्यकालीन या मध्य पाषाणकालीन, उत्तर मध्य पाषाणकालीन। कल्चर्स मतलब सभ्यता। कहां कहां की? बागोर और तिलवाड़ा। कौन से भारत में? नॉर्थ वेस्ट। कौन से भारत में? नॉर्थ वेस्ट। बॉक्स बंद कर लो इसको, अलग से दिखना चाहिए आपको। वीरेंद्र नाथ मिश्र की बुक का नाम क्या है? क्या नाम बुक का? बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। दो सेंटर पढ़ लिया हमने, कौन कौन से? बागोर। बाकी कुछ सेंटर के नाम नाम है बस, उपासना काल के सेंटर इतना याद रखना, ज्यादा कोई याद रखने वाली बात नहीं। मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी उतार लो, उनमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपने। बस डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे कहाँ कहाँ है और वो जगह कौन कौन सी है। मैं उतार रहा हूं, वैसे वैसे लिख लो। लिख लिया? अब इनके डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं मैं। पचपदरा लिखो, बाड़मेर। हाँ, पचपदरा बाड़मेर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर। जायल और डीडवाना नागौर। अरे नहीं बना जिला, बनेगा तब होगा। क्या पता अगली सरकार आगे कैंसिल कर दे। पहले से क्यों सोच के बैठे हो? यूं तो मैं कहता हूं आज के 50 साल बाद एक जिला और बनेगा। सोजत और धनेरी पाली। सोजत और धनेरी पाली। पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर। बूढ़ा पुष्कर कहां पर? अजमेर। जायल और डीडवाना कहां पर? और सोजत और धनेरी कहां पर? अब कुछ सिंपल कभी क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा एक सेंटर पाषाण काल से संबंधित नहीं है? सोजत, धनेरी, डीडवाना, कालीबंगा। कालीबंगा बाद का सेंटर है, वो इस काल का पल पड़ जाएगी चीजें। चलो अब अगला काल पढ़ते हैं अपने। देखो ताम्र पाषाण काल। पत्थर के बाद में तांबे का प्रयोग करने लग गया। पत्थर चल ही रहे थे, तांबा और आ गया, तो काल कौन सा हो गया? ताम्र पाषाण काल। चैल्कोलिथिक एरा। ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एरा। ताम्र पाषाण काल कौन सा काल है? मनुष्य थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ तो उसे समझ में आया कि यार कुछ नदियां ऐसी है जो 12 महीने चलती है, कुछ नदियां ऐसी है जो 2 महीने चली फिर बंद हो गई, बरसात आई तब चली फिर बंद हो गई। तो उसे लगा यार ऐसी नदी के पास में रहने का क्या मतलब है जो बरसात के टाइम में चलती है और बाद में मानो पैसा मर जाता हूं यार। तो उसने ऐसी नदियां ढूंढी जो 12 महीने चलती है। 12 महीने चलने वाली अपने राजस्थान में कोई नदी है तो वो है बनास। कौन सी है? तो ताम्र पाषाण काल के अधिकतर सेंटर जो अपने को मिले हो कौन सी नदी के पास में? इसलिए सभ्यता का नाम हो गया बनास सभ्यता। क्या नाम हो गया? इसका जो मुख्य केंद्र है, सबसे मुख्य केंद्र वो मिला अपने को आहड़। कौन सा है? उदयपुर में जगह का नाम है आहड़, इसलिए सभ्यता का नाम हो गया आहड़ सभ्यता। क्या नाम हो गया? तो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता क्या कहलाती है? बनास सभ्यता। या बनास सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्र कौन सी नदी किनारे? या तो बनास या उसकी सहायक नदियों के आसपास में स्थित है। प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया? आहड़। देख लो इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा या मोस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ दिस एरा, साइट या सेंटर कुछ ही लिख लो। इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा,
इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास या उसका साइग है ना, बनास वाला जो जाड़ है पूरा, बनास ट्राइब जो पूरा बनता है, बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अगला लिखो, 2 नंबर लिखो, 2 नंबर कह रहे इसी में नीचे एक लाइन लिखो। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसको? आहड़। तो ताम्र पाषाण काल वाली सभ्यता का नाम क्या है? बनास सभ्यता, आहड़ सभ्यता। बनास सभ्यता क्यों कहते हैं? बनास के पास। आहड़ सभ्यता क्यों कहते हैं? प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे, लिख लो केंद्र कौन कौन से हैं। और हम खुद ही कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख केंद्र तो कौन सा है, तो लिख लो आहड़। 1 नंबर लगा के लिखो आहड़। ये उदयपुर जिले में, कौन से जिले में? क्वेश्चन लिख लो उदयपुर। कौन से जिले में? उदयपुर। अब सुनना देखो, यहां बनास के एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है आयड़। क्या नाम है? या इसी नदी का एक नाम और है बेड़च। क्या नाम है? हम आगे पढ़ेंगे। उदयपुर के अंदर एक झील है उदय सागर। कौन सी झील है? उस उदय सागर झील में आने से पहले नदी का नाम है आयड़, उस झील के बाद नदी का नाम है बेड़च। सेम आयड़ है, उसी क्या कहते हैं? बेड़। तो आहड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड़ का दो या क्या का दो? बेड़च। लिख लो, यह है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड़ और बेड़च। यह है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड़ और बेड़च। यह है आयड़ एवं बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड़ और बेड़च। कौन सी नदी किनारे स्थित है? आयड़ और बेड़च। आहड़ के जो पुराने नाम मिलते हैं अपने को, जैनों की किताबों में इसके जो पुराने नाम मिलते हैं वो नाम है अघाटपुर। क्या नाम है? या अभिलेखों में इसके पुराने नाम मिलते हैं आठपुर। क्या मिलते हैं? लिख लो आहड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ आहड़। आहड़ के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ आहड़, बराबर लिख लो अघाटपुर तथा आठपुर। आहड़ के पुराने नाम क्या क्या बताओ देखिए। जैसे मैं अभी बता रहा था कि बागोर में जिस जगह का एक्सकेवेशन किया गया उस जगह का नाम है महासतिया। क्या नाम है? वैसे आहड़ में एग्जैक्टली जिस जगह का एक्सकेवेशन किया गया है उस जगह का नाम है धूलकोट। क्या नाम है? लोकल भाषा में वहां के लोग उस जगह को क्या बोलते हैं? धूलकोट। जहां से सभ्यता मिली उस जगह क्या बोलते हैं? धूलकोट। लिख लो स्थानीय नाम बराबर धूलकोट, लोकल नेम। स्थानीय नाम बराबर धूलकोट, लोकल नेम। आपको पूछे आहड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है तो बताओ क्या क्या है? आघाटपुर या आठपुर। उसका स्थानीय नाम क्या क्या है? धूलकोट। अब कोई ना कोई खुदाई करेगा, खुदाई करने वाले लोगों को अपने क्या कहते हैं? उत्खनन करता। लिख लो एक्सकेवेटर्स। सबसे पहले एक्सकेवेशन यहां पर करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास। कौन करते हैं?
अक्षय कीर्ति व्यास। फिर यहां पर एक्सकेवेशन करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, पढ़ा हुआ नाम अब। और फिर से लंबे टाइम तक कोई एक्सकेवेशन यहां पर करते हैं ना, उनका नाम है हंसमुख धीरज सांकलिया। गुजराती बंधु थे एचडी सांकलिया, तो सबसे लंबा इनके टाइम में हुआ था। सबसे पहले किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद किसने किया? और सबसे लंबा किसके टाइम में हुआ? हंसमुख धीरज सांकलिया। किस किसने किया बताओ देखे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया। कहां का उत्खनन कर रहे हैं? आहड़। कहां का कर रहे हैं? आहड़ का। तो अब क्या क्या मिला आपने को? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। तांबा मिलता है वैसा बहुत बड़ी संख्या में। लिखो तांबे की भट्टियां। तांबा गलाने के लिए भट्टी हो तो भट्टी समझ गए? कॉपर फर्नेसेस। तांबे की भट्टियां खूब आसपास आज भी। आगे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, यहाँ उदयपुर वाले इलाके में तांबा निकलता है। तो तांबा निकलता है तो तांबे को मेल्ट करने के लिए कहां पर लाते होंगे? आहड़। इसलिए आहड़ में क्या मिलती है अपने को? तांबे की भट्टियां। इतना सारा तांबा मिला है इसलिए आहड़ का नाम ही पड़ गया ताम्रवती नगरी। क्या नाम पड़ गया? तो आहड़ को क्या कहा जाता है? लिख लो, इसी के आगे लिख लो, देश लगा आगे। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। अब मुझे बताओ कि आहड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है? अघाटपुर और आठपुर। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। तांबे मिलने की वजह से क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी बोलते हैं। अच्छा, प्राचीन काल का जो मनुष्य था ना, वो अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता। किसके बर्तन बनाता? उन मिट्टी के बर्तनों के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मृद भांड। क्या बोलते हैं? मृद भांड, अर्दनवेयर्स बोलते हैं। मृद मतलब मिट्टी, भांडे मतलब बर्तन। यहां से हमें दो प्रकार के बर्तन मिले, एक तो काले और एक लाल। कौन कौन से? लिख लो, काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। बड़े बड़े मटके मिले, काले और लाल रंग के। लोकल भाषा में इनको वो लोग, यहाँ के लोग बोलते हैं, या तो इनको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? या इनको बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? एक बार क्वेश्चन था, आहड़ से मिले हुए मृद भांड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? लिख लो आगे। इन मृद भांडों को गोरे या कोट कहा जाता है। दीज अर्दनवेयर्स आर नोन एज गोरे और कोट। इन मृद भांडों को गोरे या कोट कहा जाता है। दीज अर्दनवेयर्स आर कॉल्ड एज गोरे और कोट। इन मृद भांडों को गोरे या कोट कहा जाता है। दीज अर्दनवेयर्स आर कॉल्ड एज गोरे और कोट। क्या कहते हैं मृद भांडों को? गोरे या कोट। जैसे ये मेरी शर्ट के अंदर ये लाइनें खींची हुई है ना, अलग अलग चौकड़ी बनाई हुई है इसके अंदर। क्या हो सकता है किसी शर्ट के अंदर फूल पत्तियां बनाई हुई होती, कोई डिजाइन बनाई हुई होती। तो ये बनाने का क्या तरीका है? ये बनाने का तरीका है कि कोई ना कोई ऐसा ठप्पा होना चाहिए जो कपड़े के ऊपर लगाया जाए। एक कोई लाइन खींचने का कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए मेरे पास। यहाँ पर ऐसे ठप्पे मिले हैं कई, जिनसे पता चलता है कि कपड़े को रंगा जाता है और कपड़े पे छपाई की जाती है। क्या क्या की जाती है? रंगाई और छपाई। इसका पता चलता है, इसका मतलब यहाँ कौन सा उद्योग रहा होगा? रंगाई छपाई। लिख लो, रंगाई छपाई उद्योग। तो आहड़ के लोग कौन से उद्योग करते थे? रंगाई छपाई, पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। डाई करते थे कपड़ों। किसकी भट्टियां मिलती है? तांबे की। कैसे मृद भांड मिलते हैं? काले व लाल, जिनको लोकल भाषा में लोग क्या बोलते हैं? गोरे या कोट। कौन से उद्योग के साक्ष्य हैं? इसका मतलब चीजों को बेचते हैं। कितने तांबे का खुद तो रख के क्या करते होंगे?
इतना रंगाई छपाई खुद तो क्या करते होंगे, बाहर बेचते होंगे। मृद भांड खूब सारे हैं, बाहर जाते होंगे तो चीजों को बेचते हैं। इसका मतलब दुकान है, दुकानों में सामान तोलने के लिए क्या चाहिए, बाट। क्या चाहिए, या बाट मिले अपने को, वेट। क्या मिले, बाट से ये पता चलता है कि यहाँ दुकानें हैं। दुकानें इसका मतलब यहाँ पे व्यापार होता है। क्या होता है, बाट के आगे लिखो, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर। कोई पूछे भाई बाट क्यों मिल गए वहां पे, बाट कैसे मिले, क्योंकि आहड़ कैसा केंद्र था, एक व्यापारी। ट्रेड करते होंगे वो लोग, ट्रेड किसका करते हैं, तांबे का करते होंगे, मृद भांडों का करते होंगे, कपड़ों का रंगाई छपाई कर रहे थे, उस चीज का कोई ना कोई ट्रेड होता होगा। अब सवाल है कि ट्रेड करते क्या है। तो ट्रेड एक तो ये होता है कि मान लो मैं जयपुर का हूं, तो मैं सामान बनाता हूँ, कहाँ बेचूं, जयपुर में। जयपुर में बेच लूं। और कहाँ बेच दूं, तो मैं चाकसू बेच दूं, दुदू बेच दूं, सांगानेर बेच दूं, आमेर बेच दूं, कुकस बेच दूं। एक ही है, एक ही है कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ से जोधपुर बेचूंगा, मैं तो यहाँ से आगे कोई जैसलमेर भेजूंगा, मैं यहाँ से उदयपुर भेजूंगा, मैं यहाँ से भरतपुर भेजूंगा। और कहाँ भेज सकता हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान भेजूंगा, मैं से चाइना भेजूंगा। एक्सपोर्ट तो कहीं किया जा सकता है। हमें यहाँ से पता चलता है कि ये लोग विदेशों से एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या पता विदेश से एक्सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ से एक नीले रंग का पत्थर मिला है। किस रंग का पत्थर है, उसको बोलते हैं लाजवर्द। क्या बोलते हैं, लिखो, इंग्लिश में कहते हैं लेपिस लाजुली। सुनना, बात सुनना मेरी। लाजवर्द क्या होता है, नीले रंग का पत्थर। क्या होता है, ये नीले रंग का पत्थर होता है अफगानिस्तान में। कहां पर होता है, हमारे आहड़ में मिल रहा है। इसका मतलब आहड़ के लोगों से इनका क्या होता है, सॉरी, आहड़ के लोगों से अफगानिस्तान के लोगों का क्या होता है, व्यापार। तो ऐसा हुआ होगा कि अफगानिस्तान वाले अपने यहां से लेके गए होंगे मृद भांड, बदले में दे गए पत्थर। तुम्हें नीला पत्थर रख लो, हमें बदले में क्या दे दो, मृद भांड। तो अफगानिस्तान से क्या लेके आए, लाजवर्द। क्या लेके आए, क्वेश्चन लिखो अफगानिस्तान, लाजवर्द की क्वेश्चन में लिखो अफगानिस्तान। मुझे याद है एक बार आरपीसी ने सवाल पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आहड़ के लोग विदेशी सभ्यताओं से संपर्क रखते थे। उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए, काले व लाल मृद भांड, पाट, उन्होंने दे दिया आपके तांबे की भट्टियां, और लास्ट में लिख दिया लाजवर्द। तो कौन सी चीज से बता सकते हो आप, लाजवर्द किस रंग का पत्थर होता है। आपको यह भी लगता होगा सर भाटे, पत्थर, पत्थर क्यों मंगाते थे। पत्थर कई बड़े काम के होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं। कैसे पत्थर होते हैं, तो मैंने जैसे लाल रंग का एक पत्थर पहन रखा है, ये मूंगा। कौन सा है, हर कहीं तो मिले ही नहीं, अपने सोने वाली दुकान पे जाके वहां से लो, स्टोन वाली दुकान। एक ये जो और बाटा पहन रखा है ऐसा, इसका नाम है पुखराज। क्या नाम है, ऐसे कभी आप सुनते हो किसी ने लाल पत्थर पहन रखा होता है, आप पूछो क्या है, वो कहता है रूबी। क्या है, ऐसे कोई पत्थर होता है नीलम। पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी बता देते हैं ये पहन तो तेरा समय अच्छा आएगा, है ना। अच्छा ही रखा है? सस्ते सस्ते ही होंगे, ज्यादा महंगा नहीं है कोई, ये सस्ते हाँ है। कितने घर में भूल भाल गया, पर ये तो कोई 10-15 हजार रुपए का ही था। आ, ये थोड़ा महंगा था, ये मेरे याद नहीं, काफी टाइम पहले लिया हुआ तो याद नहीं। तो कोई पापा के साथ में कोई पंडित जी हैं, वो कई दिन से कह रहे थे कि इसका समय अच्छा आ जाएगा, ये पहना तो इसका समय अच्छा आ जाएगा। मैं कहा समय अच्छा तब आएगा जब मेहनत करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे तो किसी का समय अच्छा नहीं आता। पर वही है जी, मानो तो विश्वास है और नहीं मानो तो अंधविश्वास है ना। तो वो घर वालों को यूं था कि नहीं पहनने चाहिए, पहनने चाहिए। अपने लगता है कि अपने बातों में विश्वास नहीं करते, पर घर वालों में तो विश्वास है, तो घर वालों की बात तो कम से कम मान ली जाए। और घर वाले यदि इस बात से राजी होते हैं तो अपने पहन लिया जाए। तो अपना समय अच्छा चले नहीं चले, घर वालों से रिलेशन तो ठीक चलेंगे। घर वालों को ये तो लगेगा कि हमारी बात तो कम से कम मानता है, और पड़े रहेंगे। यदि अपने कह देगा अपने फायदा नहीं है तो अपने घाटा भी नहीं है। और अब यदि कोई थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है तो अपने लगता है इनकी वजह से हो रहा है, तो अपना विश्वास जमता, अपने टाइट करते हैं कि निकल ना जाए यही दे रहा है भाई साहब, जो कुछ दे रहा है अपने को। तो ये सिंपल सी बात है। ऐसे नीले रंग का जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं, लाजवत। क्या बोलते हैं, मैं
इस बार अभी दिवाली पर पिछली पर मैं रूस गया हुआ था, तो वहां एक गुजराती गाइड, मैंने बताई होगी शायद बात, नहीं बताया हो? मैं 2 बार रसिया जाके आया हुआ हूँ। एक बार पहले जब गया था तो सबसे पहले वहां रसिया ही गए थे, तो वहां जो गाइड था हमारा वो रसिया का था, वहीं का बंदा था। एक तो आप पहली बार विदेश जाते हो, वैसे डरे वैसे रहते हो, क्या समझ में है क्या नहीं समझ में है, मुंह फाड़ते हो इधर उधर क्या है ना। फिर वो गाइड ऊपर से रशियन था हमारा, तो अब न उसको अंग्रेजी आए ढंग से ना हमें आए। रसिया अंग्रेजी इंग्लैंड के लोगों को आती है या उन लोगों को आती है जो इंग्लैंड के गुलाम थे, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, है ना। तो जिन जिन लोगों पे अंग्रेजों का कब्जा था उनको ही अंग्रेजी आती है, इसके अलावा दुनिया में किसी को भी अंग्रेजी, ये रूस फ्रांस जर्मनी इटली यहाँ चले जाओ तो यहाँ अंग्रेजी किसी को आती नहीं। हालांकि मैं जब रूस गया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मुझे लगा मेरी अंग्रेजी भी अच्छी है, क्योंकि जितनी मेरी को आती है उतनी रूस वालों को तो आती नहीं है। हमारे साथ में जो बाकी 2-3 लोग गए हुए, उनकी शानदार इंग्लिश, वो जन्नाटेदार वैसे इंग्लिश बोले, और वो इंग्लिश बोले रसिया वालों को समझ में नहीं है, फिर मैं उनको समझाऊं और मेरे वाले उनको समझ में आ जाए। हाँ, अपने लगा यार ये बड़ा मामला सही है। अब वो एक दिन हमें एयरपोर्ट जाना और वो हमारे जो साथ में थे, उन्होंने गजब वाली इंग्लिश बोली, शानदार वाली। वो टैक्सी कर रहे थे टैक्सी वाले को, और टैक्सी वाले को बाप रे कुछ ही नहीं समझ में आया। मैं बात करता हूँ, मैंने कहा फ्लाई फ्लाई, इंडिया इंडिया इंडिया, फ्लाई, उसने ओके एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट एयरपोर्ट। देखो, भाव समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं, वैसा भाव आते हैं अपने को, अगले बंदे को समझ में आ गया, अपने को हाउ मच, पूरा क्यों पूछे अपने, हाउ मच, अगले इनका 100 रूबल, नो 100, 80 ओके 90 ले पकड़ 90, और 90 में चल लेंगे तेरे साथ में। तो पहली बार गए तो वहां कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा यार, क्या चल रहा है और उनका क्या नहीं चल रहा है। इस बार हम वापस 2-3 साल बाद, पिछले साल जब मैं वापस गया, तो इस बार वहां जो गाइड मिले वो गुजराती भैया मिल गए, लोकल। अपने अपने इंडियंस खूब सारे रहते हैं, बाहर सारे देशों में रहते हैं भाई, अपने देश में कमाने के साधन ज्यादा है नहीं, तो कमाई के लिए कहीं ना कहीं तो जाओ, तो अपने वाले लोग जाते भी बाहर खूब सारे, हर देश में जाओगे अपने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। तो वहां पर वो एक गुजराती भैया मिल गए, वो हमारे गाइड। अब वो गुजराती थे, हिंदी बोल रहे थे, हमें लगा ठीक है, अपने हर, अब क्या, जब बंदा आपकी भाषा बोल रहा था आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा क्यों है? अंग्रेजी में पूछने के लिए पहले तो सेंटेंस बढ़ाना पड़ता है। इतने में बंदा आगे चला जाता, अपने सेंटेंस याद आता, इतने में इजे मार लगाए क्या लगाए यहाँ पर। वो गुजराती भैया मिले तो गाय ठीक है। तो वहां रशिया में एक शहर है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में वहां का राजा था पीटर। पीटर ने वहां पे महल बनवा रखे, एक महल का नाम है समर पैलेस, एक का नाम है विंटर पैलेस, सर्दियों का महल और गर्मियों का। तो हमें वो जब पैलेस घुमा रहे थे तो वो एक कमरे में हमें लेके गए, कमरा बना हुआ है, और उस कमरे में चारों तरफ हरा पत्थर लगा हुआ है, जैसे लाल और ये पत्थर है, जैसे नीला बता रहा हूँ, तो जो पूरे में हरा 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 पत्थर लगा। और उन्होंने जाते कहा कि ये पत्थर देख रहे हो, यार भैया गजब चमक रहा है यार, ये तो अरे का शाइनिंग बड़ी शानदार है। इस पत्थर का नाम है एमरल्ड, नहीं मेलेकाइट, क्या नाम है इसका, ये ग्रीन जो स्टोन है मेलेकाइट। और ये मेलेकाइट केवल रसिया में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। और रशियन लोग ये मानते हैं कि जिसके पास मेलेकाइट है उसके पास दुनिया की पावर है। उनका मानना है कि मेलेकाइट मतलब सिंबल ऑफ पावर, शक्ति का प्रतीक यदि कोई पत्थर है तो कौन सा है। तो इसलिए रसिया का आदमी छोटा मोटा ही रखे पर मेलेकाइट अपने पास रखेगा, कि वो अंगूठी पहन लेगा, है ना, कोई महिलाएं होगी तो कानों में झुमके बनवा लेगी, नेकलेस पहन लेंगे, छोटा मोटा कुछ ना कुछ जो होगा, हाथ में ब्रेसलेट पहन लेंगे, कुछ ना कुछ मेलेकाइट का रखेंगे। इनका लगता है कि मेलेकाइट है तो अपने पास में क्या है, पावर। अब राजा के पास तो ज्यादा रुपए, तो राजा ने पूरे कमरे में क्या लगवा दिया, दीवारों पे भी मेलेकाइट, चेयर के ऊपर, वो चेयर बनी हुई तो उसके भी हत्थे बने हुए तो मेलेकाइट के, टेबल है तो टेबल के ऊपर भी क्या लगाया हुआ, मेलेकाइट, पेन स्टैंड है तो वो भी किसका, मेलेकाइट, सब जगह मेलेकाइट मेलेकाइट रखा हुआ। इनको लगता है कि यार अपने पास पावर। तो उसने मुझे कहा कि तुम है ना जो रूस का राष्ट्रपति पुतिन, उन पुतिन का ऑफिस देखना कभी, उस ऑफिस में चारों तरफ मेलेकाइट लगा हुआ। आज दिन तक भी ये लोग मानते हैं, और ऐसे केवल रशिया नहीं मानता, पूरा यूरोप मानता है कि मेलेकाइट का मतलब क्या है, पावर। पर ये मेलेकाइट होता है रूस में था, और कहीं होता ही नहीं। तो बाकी देश वाले क्या करते बेचारे, तो थोड़ा बहुत रूस से मंगाते और मंगा के थोड़ा बहुत पहन लेते। जैसे मान लो इंग्लैंड की महारानी है तो वो मेलेकाइट का नेकलेस बनवाती, और नेकलेस बना के पहन लेती, झुमके बना के पहन लेती, हाथों में अंगूठियां पहन लेती, ब्रेसलेट पहन लेती। अब मान लो कभी वो रूस की, इंग्लैंड की जो महारानी है वो रूस घूमने के लिए आती और रूस की महारानी से मिलती,
और उसकी महारानी देखती कि अच्छा इसने मेलेकाइट पहन रखा है, गले में मेलेकाइट, झुमके मेलेकाइट के, ब्रेसलेट मेलेकाइट का, और उसको लगता है कि अच्छा। फिर वो इंग्लैंड वाली महारानी को इस कमरे में लाती, तेरे पास ये 2-4 टपूकड़े हैं मेलेकाइट के, यहाँ पूरा कमरा ही क्या है। तो ये रसिया वाले शो ऑफ करते खुद को, ऐसे आगे वाले कमरे में ले गए, उसमें पूरे में रेड 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 स्टोन लगा पूरा, एमरल्ड, एमरल्ड नाम का वहां का कोई पत्थर है, उसने कहा एमरल्ड। और रसिया के लोग ये मानते हैं कि इसके पास एमरल्ड है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये सिंबल ऑफ हेल्थ है, इसलिए छोटा मोटा एमरल्ड का भी पहन के रखते, एक हरा पहन लिया, एक लाल पहन लिया, ऐसा कुछ पहन लेते कि यार इससे बीपी नहीं होता, थायराइड नहीं होता, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती, इनका ऐसा मानना है। क्योंकि ये बाहर वाले भी पहन के रखते, बाहर वाले पहन के रखते, वो कभी पहन के आते तो रूस वाले राजा उसको इस कमरे में लाते कि तुम्हारे पास 2-4 है, हमारे पास पूरा कमरा है। यूं करते करते भैया ने पहले हमें मेलेकाइट वाला कमरा दिखाया, फिर एमरल्ड वाला कमरा दिखाया, आगे कमरे में गए, उसमें चारों तरफ नीला नीला ब्लू ब्लू स्टोन लगा। और भैया बोलते, इससे पहले मैं बोला कि लेपिस लाजुली है, उनका हाँ तुझे क्या पता है लेपिस लाजुली है, मगर लाजवर्द है, नीले रंग का पत्थर है, कहा लाजवर्द है लेपिस लाजुली है, तेरे क्या पता। मगर भैया ये मत कहना कि ये बहुत अमीरी का प्रतीक है, क्योंकि ये हमारे आहड़ में मिल गया है। तो या तो ये मानना पड़ेगा कि आहड़ के लोग बहुत क्या थे, अमीर, या ये कह दो कि अफगानिस्तान का पत्थर है तो अफगानिस्तान से रूस में भी आ गया और अफगानिस्तान से कहां चला गया, आहड़। तो आहड़ के लोगों का अफगानिस्तान के साथ बिजनेस है, इसलिए वहां से नीले रंग का एक पत्थर आया है, उस नीले रंग के पत्थर का नाम क्या है, लेपिस लाजुली या लाजवर। तो लेपिस लाजुली कहां होता था, क्या होता था। तो आप यदि कहीं पर किसी बिल्डिंग में जाओ और ऐसे नीले रंग का पत्थर वो देखो तो आप समझ जाना कि ये पत्थर कहां से आया होगा। क्या बोलते हैं इस पत्थर को, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेपिस लाजुली। क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात। और क्या मिला आपने को हार्ट से, एक पानी का बर्तन मिला है जिसमें हत्थे नहीं है, देखो बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जल पात्र, कहां से मिला, आहट से। क्या मिला, बिना हत्थे का पानी का बर्तन है, उसके दोनों साइड में हत्थे नहीं। आपने नॉर्मली आप बर्तन देखा करो, जैसे आपने होता है जग, जग के साइड में हत्था है पकड़ने के लिए, आपने होती है बाल्टी, तो बाल्टी के ऊपर पकड़ने के लिए हत्था है, मतलब जो भी पानी का बड़ा बर्तन होगा उसको पकड़ने के लिए हमने क्या लगा रखा है, हत्था लगा रखा है। यहां से एक बड़ा बर्तन मिला लेकिन उसके हत्थे, तो हमने कहा यार इसका मतलब अपना बर्तन तो नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है। तो पता चला कि ऐसे बर्तन ईरान में होते थे, कहां होते थे, पर्सिया जिसको बोलते हैं वहां हुआ करते थे। तो एक पर्सियन वाटर पोर्ट है, तो क्वेश्चन लिखो ईरान, पर्सिया। अब कोई पूछेगा कि बिना हत्थे का जलपात्र कौन सी सभ्यता से कॉन्टेक्ट को दिखाता है, ईरानी सभ्यता। और सुनो देखो, हमें यहां से एक सिक्का मिला, इस पे अपोलो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, लिखो अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग। मैं कल परसों आपसे बात कर रहा तो मैंने बताया था कि अपोलो यूनान के देवता है, कहां के देवता है, यूनान। इसका मतलब सिक्का कहां का है, लिख लो यूनानी सभ्यता से कॉन्टेक्ट है, यूनान लिख लो, ग्रीस। आहड़ से नीले रंग के लाजवंत पत्थर का मिलना कौन सी सभ्यता से कॉन्टेक्ट है, आहड़ से बिना हत्थे के जलपत्र का मिलना क्या है, आहड़ से अपोलो के चित्र वाले सिक्के का मिलना। अपोलो कहां का देवता है, यूनान। कहां का देवता है, यूनान। अपने जिसको सूर्य बोलते हैं, यूनान वाले बोलते हैं अपोलो। क्या बोलते हैं, अपने कहते हैं सूर्य भगवान, वो सूर्य भगवान को क्या बोलते हैं, अपोलो बोलते हैं। कभी एक इंग्लिश मूवी है बहुत अच्छी, हॉलीवुड की मूवी देखना, ट्रोय। कौन सी मूवी है, ट्रोय, ट्रोय नाम करके एक मूवी, अच्छी मूवी है, देखना कभी आप। उस ट्रोय में ब्रैड पिट हीरो है, ब्रैड पिट। तो ब्रैड पिट एक मूर्ति तोड़ता है और मूर्ति को तोड़ कहता है, यह रहा तुम्हारा अपोलो, सूर्य का देवता। तो अपोलो वहां किसका देवता माना जाता था, सूर्य। इसलिए वहां राजाओं के नाम भी होते हैं अपोलो डॉट्स। राजाओं के नाम क्या होते हैं, अपने यहां किसी राजा का नाम हो जाए सूर्यवंशी, है ना, किसी राजा का नाम क्या होता है,
या सूर्य को आदित्य बोलते हैं, अपने नाम होता है आदित्य सिंह, आदित्य कुमार रखते हैं। सूर्य को बोलते हैं मिहिर, क्या बोलते हैं, नाम हो जाए किसी का मिहिर कुल, मिहिर भोज, नाम रख लेते हैं। वैसे उनके सूर्य को क्या बोलते हैं, अपोलो, तो राजा का नाम अपोलो डोट्स। तो अपोलो का सिक्का मिल रहा है, इसका मतलब सिक्का कहां से है। अब कोई पूछ लेगा आहड़ के कौन कौन सी विदेशी सभ्यताओं से संपर्क थे, अफगानिस्तान, ईरान, यूनान। यूनान का क्या मिला है, अपोलो के चित्र वाला सिक्का। ईरान का क्या मिला है, अफगानिस्तान का क्या मिला है। क्या भेजते होंगे वहां पर, क्या बेचते होंगे ये लोग, तांबा, काले व लाल, मृद भांड, रंगाई छपाई की वस्तुएं। दिख रहा है जो जो चीजें बना रहे हैं वो भेजते होंगे, क्या भेजते होंगे। और क्या मिला आपने, वही एक लाश मिलती, कितनी होगी, 7 होगी क्या, 8 होगी, 7 होगी, 7। एक डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के साथ मिले आभूषण, क्या मिले, लिखो शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। जैसे बागोर में तो शव के साथ क्या मिले, खाद्य सामग्री और बर्तन, यहां क्या मिले, आभूषण, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। इसका मतलब अमीर टाइप का आदमी रहा होगा, वो मरा तो उसने कहा गहने वहने साथ में रख रहा है, आगे जाते हाथों हाथ चेन वेन पहन के तैयार हो जाऊंगा मैं। तो शव के साथ क्या मिले हैं उसके, एक बैल की मिट्टी की मूर्ति मिलती है। मिट्टी की मूर्तियों के लिए एक शब्द यूज में लेते हैं, मर्ण मूर्ति, क्या लेते हैं, लिख लो बैल की मर्ण मूर्ति, बुल टेराकोटा। बैल की मर्ण मूर्ति, बुल टेराकोटा, बैल की मर्ण मूर्ति। अच्छा, ये बैल की मर्ण मूर्तियां बनास के आसपास का जितना इलाका उन सब जगह से मिली है, इसलिए, और एक जैसा बेल है, सेम बेल बनाया हुआ है, इसलिए नाम पड़ गया बनास का बेल। क्या नाम पड़ गया, देखो इसे बनास का बेल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल, इसे बनास का बेल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। क्या कहा जाता है इसको। अच्छा और देखो मैं बात बताता हूं, बेल का मर्ण मूर्तियों का मिलना यह बता रहा है कि उनके जीवन में बेल का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है, खिलौने बेल के हैं, टाबरों को यदि बेल के खिलौने बना के दिए जा रहे हैं, इसका मतलब बड़े आदमी बेल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ने कहा होगा कि भाई पापा ट्रक चलाते हैं, मुझे भी ट्रक चाहिए, तो तेरे को ट्रक वाला खिलौना ला के दे। यही तो होता है, बच्चे को कार का खिलौना ला के देते, क्यों, क्योंकि कार देखता है वो, तभी तो उसके पास है। तो बच्चे ने बैल देखा है तो उसने कहा पापा के पास बैल है तो मैं भी बैल लूंगा, तो उसे बैल की छोटी सी मूर्ति बना दी होगी, मर्ण मूर्ति बना दी। तो क्या करते हैं बैल का, खेती, क्या करते हैं, जब मनुष्य खेती करने लग गया तो हल जोतने के लिए उसे पशुओं की आवश्यकता थी। वो पशु जो हल जोतने में सबसे अच्छा काम आ रहा था वो क्या था, क्या था, तो इसका मतलब हल जोतने में क्या काम आएंगे, बैल। बैल कहां से प्राप्त होंगे, गाय, इसलिए गाय पवित्र होगी। या क्या, गाय क्या होगी, दुनिया में हर घटना के पीछे और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण जरूर होता है। कौन सा कारण होता है, कि गाय पवित्र है। क्यों पवित्र है गाय, क्योंकि गाय से क्या मिलेंगे, बैल। बैल किस में काम आएंगे, खेत, अपना सपना, पैसा। भाई साहब हर चीज के पीछे पैसा है। मैं कहता हूं मैं यहां सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, सेम सेम बातें रिपीट करता रहता हूं, पैसा बाबू भाई। मैं कहता आप सारे पढ़ने के लिए आए हो, नहीं तो आज आप घर वालों को फोन कर दो, आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे भी पैसा है। आप घर वालों को फोन करो और घर वालों को फोन करके कहो कि पापा पढ़ाई में मजा आ रहा है, बहुत शानदार पढ़ाई कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करूंगा, खूब सारा ज्ञान प्राप्त करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। एग्जाम एग्जाम नहीं देना आपने, क्या जिंदगी का उद्देश्य एग्जाम देना है, जिंदगी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मतलब आपके पापा कल आके आपको उल्टा लटका के नीचे बास्ते लगाएंगे कि ताप दिया जाए इसको, ताकि दिमाग झड़े इसका थोड़ा बहुत। क्योंकि आपके पापा ने आपको किस लिए भेजा है कि नौकरी लगने के बाद क्या कमा के दोगे। मैं कहता हूं घर में भाई और बहन दो है ना, पापा के पास में एक को पढ़ाने के पैसे हैं, अपने घर वाले कहते हैं भाई को पढ़ा लेते हैं, करते हैं, क्योंकि घर वाले ये सोचते हैं कि लड़की तो अगले घर जाएगी, पैसे अपने को थोड़ी देगी। सेम लॉजिक है सब जगह। वो भेदभाव भी शुरू हुआ तो इसी वजह से शुरू हुआ है, भाई अपने थोड़ी आएंगे कमाई के पैसे, कमाई के पैसे उधर आएंगे, वो जाने उनका काम जाने, वो पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो ठीक है, बस ठीक है। पहले ससुराल वाले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, ससुराल वाले कहते नहीं घर का काम कर,
फिर ससुराल वालों को पता चला कि आरएस लगती है तो तनख्वाह खूब सारी आती है ना। घर का काम करने के लिए तो 5-7 हजार के अंदर बाई जी भी रखे जा सकते हैं। तो बाद में सासों ने बीननियों का वाह वाह बीननी पढ़ो आपने, तो चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि हर चीज के पीछे क्या है। तो खेती के पीछे बैल थे, बैल गाय से प्राप्त होते, इसलिए गाय क्या होगी, इसलिए हमने कहा गाय माता है। गाय को कोई नहीं मारेगा रे, क्योंकि गाय मार दी तो बैल कहां से लाओगे, और बैल नहीं होगे तो खेती कैसे करोगे, खेती नहीं है तो इनकम कहां से होगी। तो इनकम का सोर्स ही क्या था अपना। मुझे तो कई बार और लगता है कि मनुष्य ने शुरू शुरू में एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे कि खेत में क्या काम आता है, तो भैंस के बच्चे को भी लेके गया होगा। पाडा, पाडा होता है पाडा, तो पाडे को भी ले गया, पर पाडा आलसी होता है, धीरे धीरे चलता है। तो उसको लगा कि नहीं रे ये काम नहीं आ रहा। मान लो पाडा फुर्तीला होता तो फिर पवित्र क्या होती। बैल फुर्तीला है इसलिए पवित्र क्या होगी। मैं और कहूं, छोटा बच्चा होता है ना, अपने गाय के बच्चे को बोलते हैं टोगड़िया। क्या बोलते हैं, टोगड़ी। अपने को छोटा बच्चा हो, अपने घर में छोटा बच्चा हो, और घर में छोटा बच्चा, कई बच्चे चंचल होते हैं, चारपाई पे चढ़े कूद गए नीचे, इधर कुर्सी फेंक दी, पैर के लग गई तो ही खड़ा हो गया, यूं कर लिया वापस खड़ा हो गया, दो चार किसी की झापड़ लगा दी। छोटे बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं, कूदना फिरना। तो घर वाले कहते हैं देख सारे दिन टोगड़िया की तरह घूमता रहता है, तो टोगड़िया फुर्तीला है, उतना ही उतना फुर्तीला क्या है बच्चा। कई बच्चे होते हैं जो पड़े रहते हैं सारे दिन, खाया पड़ गया, खाया पड़ गया, पांडु है। नहीं कहते, कभी घर वालों ने तो क्या कहते हैं टोकरिया की तरफ पड़ा हुआ है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि पांडे की तरफ पड़ा पड़ा खाता रहता है, काम कुछ भी करता नहीं है। तो पांडा खाता ज्यादा है, काम करता नहीं, इसलिए पांडे को खेत में नहीं लेके गए। खेत में किसको लेके गए, बैल। इसलिए बैल की क्या बनाई, मण मूर्तियां। भाई फिर पिताजी बैल की जोड़ी लेके गए, पिताजी बैल का ध्यान रखते, बच्चे ने कहा मेरे को भी चाहिए ऐसे, उसको खिलौने बना के दी, उसको छोटी छोटी मूर्तियां बना के दे दी, उनको हम क्या कहते हैं, मण। और ऐसा पूरी बनास के इलाके में मिले। इसका मतलब बनास नदी 12 मासी है, हमेशा चलती है, इसलिए खेती बहुत अच्छी होती है वहां। खेती अच्छी होती है तो वहां पर क्या मिल रहे हैं अपने को, मतलब बड़ी चीजें। इनके जो मकान मिले अपने को, वो मकान मिले कच्ची ईंटों के, पर उनकी जो नींव है ना, वो नींव पत्थर की है। लिखो पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। कोई पूछे कि नींव कैसे बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी, पत्थर। मकान कच्ची ईंटों के, लिखो कच्ची ईंटें। नींव नींव पत्थर की है, बाकी ईंटें ऊपर कच्ची है, रो ब्रिक्स, कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें रो ब्रिक्स। पर इनको एक बात बताती कि यार ईंट यदि एकदम कच्ची होगी, मिट्टी की ईंट बना ली, तो पानी वानी बरसेगा कभी तो भुरभुरा के गिर जाएगी। इसलिए वो जो मिट्टी जिसकी ईंट बनाते, उसमें एक बजरी जैसी चीज मिला, बजरी होती है बजरी, थोड़ा मोटी एक मिट्टी आती है, वो मिलाते ताकि मिक्स हो जाएगी, थोड़ी ठीक पक्की बन जाएगी। उसको बोलते क्वार्ट्ज। क्या बोलते, लिखो क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज लिखो आगे, ईंटों में मजबूती के लिए, फॉर स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स। ईंटों में मजबूती के लिए, फॉर स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स। ईंटों में मजबूती के लिए क्या मिलाते थे, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मिलाते। ईंटें कैसी होती थी, कच्ची। लेकिन मकान जो नींव होती मकान की, वो कैसी होती, तो मकान की नींव किसकी बनाते, पत्थर की। मकान किसके बनाते, कच्ची ईंटों के। लेकिन कच्ची ईंटों में मजबूती देने के लिए उनमें क्या मिलाते थे। अब जो मकान मिले तो हमें एक ही जगह से 6 चूल्हे मिलते हैं। कितने चूल्हे मिलते हैं, लिखो 6 स्टोव, 6 चूल्हे। मकान बना रहे, इसका मतलब लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, तो हमें एक ही जगह से कितने चूल्हे मिलते हैं, 6 चूल्हे। एक ही जगह से 6 चूल्हे मिलना दो तरफ इशारा करता है। एक तो यह कि ज्वाइंट फैमिली है। कौन सी है, घर में 50 एक आदमी रहते होंगे, तो बाद में कहा गया कि भाई एक चूल्हे पे रोटी बन जाएगी, रिते में एक पे दाल बन जाएगी, एक पे दूध गर्म कर लो और एक पे पानी गर्म कर लो, ऐसा कुछ व्यवस्था रहेगी। या ये भी हो सकता हो भंडारा करते हो, सारे गांव वाले महीने में एक जगह खाएंगे एक बार, या सारे गांव वाले साल में एक बार मेले में आएंगे और मेले में एक जगह खाना खाएंगे। अब सारे लोग आते होंगे तो एक जगह कैसे होता होगा। या यह भी हो सकता है कि जो व्यापार करते हैं तो कोई उनका ढाबा रहा हो, कि व्यापारी जब आते हैं तो एक जगह बैठ के खाते होंगे व्यापारी, इसलिए कोई ढाबा टाइप का होता होगा। तो दो तरफ इशारा है, या तो ज्वाइंट फैमिली है, या तो क्या है, या सामूहिक भोजन करते हैं। लिखो
संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। या तो जॉइंट फैमिली है या क्या है, सामूहिक भोजन। एक जगह बैठ के भोजन करते होंगे जी, कोई फंक्शन पे करते होंगे, व्यापारी करते होंगे, जो कुछ भी है, पर ऐसा कुछ है तभी इतने सारे चूल्हे बनाने की आवश्यकता पड़ी। एक जगह से कितने चूल्हे मिलते हैं? 6 चूल्हे। किस तरफ इशारा करते हैं? या तो संयुक्त परिवार है या क्या है, सामूहिक। आप में से कितने लोग संयुक्त परिवार के समर्थक हैं? क्या बात करते हो सारे? तो फिर आरएस की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी पोस्टिंग होगी डूंगरपुर, पापा मम्मी रहेंगे जहां के आप हो वहां, छोटा भाई और नौकरी लगा तो उसकी पोस्टिंग होगी जैसलमेर। एक जगह नहीं रह पाओगे। फिर तैयारी छोड़ो, घर जाओ, घर पे रहो, मम पापा के साथ रहो। और मम पापा को जाको कि चूंकि हम संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी टुच्ची नौकरी को लात मारते हैं। हमें ऐसी नौकरियां नहीं चाहिए जो हमें घर वालों से, घर वाले लात मार देंगे कि फर्जी बातें मत कर। संयुक्त परिवार इसलिए होते थे क्योंकि पहले हम खेती करते थे। क्या करते थे? खेती के लिए संयुक्त परिवार जरूरी होते हैं। क्योंकि यदि परिवार छोटे होंगे तो खेत छोटे हो जाएंगे, और यदि खेत छोटे होंगे तो इनकम कम होगी। खेत में इनकम तभी ज्यादा होगी जब खेत क्या होंगे, क्योंकि किसान यदि बड़ी जमीन रखेगा तो खर्चा कर सकता है, उसके अंदर ज्यादा खर्चा। जब जमीन छोटी होगी, इनकम कम होगी, तो उसके अंदर खर्चा भी कम कर पाए, तो उतनी उपज अपने पास होगी नहीं। फिर जब परिवार बड़ा होगा तो लोग ज्यादा होंगे, खेत में काम इजी हो जाएगा। हमें बाहर से मजदूर बुलाने की कोई भी आवश्यकता, घर घर वाले गए, जाके फसल काट ली। इतने घर के अंदर सदस्य होते थे। जब से हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विस पे आई है, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई। हर चीज के पीछे आर्थिक कारण है। अब केवल राजी होने की बात है, सामूहिक परिवार अब है ही नहीं, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब खेती है ही नहीं। अब जॉइंट फैमिली का मतलब ले दे के इतना सा बचा है कि साल में कभी एक बार शादी ब्याह में इकट्ठे हो जाओ तो एक जगह रह जाओ। या जॉइंट फैमिली का मतलब इतना सा बचा है ज्यादातर में कि खेत का अभी तक हमने बंटवारा नहीं किया है, अभी तक दादाजी के नाम है, बाकी सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे हैं। फिर हर चीज के पीछे लॉजिक है। यूं नहीं है कि पहले संयुक्त परिवार थे तब अच्छे लोग थे, अब संयुक्त परिवार थे अच्छे लोग नहीं है। परिस्थितियां बदली है। पहले परिस्थितियां अलग प्रकार की थी। पहले घर में कमरे ही 3 थे, तो सोना वहीं पड़ेगा। तो एक कमरे में नीचे बिस्तर लगा के 10 टावर सो जाते हैं। अब मैं आपको कहता हूं, आप एक कमरे के अंदर यूं 10 लोग सो जाओ तो एक साथ, आपको कि मेरे मोबाइल में वो देख लेगा, तो फिर आप चैटिंग कैसे करोगे? नहीं रह सकते ना, प्राइवेसी चाहिए ना, कमरे चाहिए ना सबको। खत्म बात, टेक्नोलॉजी आई। पहले था, पहले 9 बजे घर वाले सो जाया करते। किसी गांव के अंदर आज भी आप तो 9 बजे के आसपास तोपा मिले, पूरा गांव 7 बजे रोटी खा लेते हैं। काम तो है नहीं कुछ, लाइट वाइट होती नहीं थी, तो वह ठीक है, फटाफट रोटी खाओ, सूर्य की रोशनी में जितनी देर खाया जाए उतने में खाओ, चिमनी विमनी भी ना जलानी पड़े, और बाद में सो जाओ। अब आपको कोई आज कह दे कि भाई 9 बजे सोना, तो आपको लगता नहीं सर ये तो अभी तो टाइम शुरू हुआ है ना। हर चीज के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक की कोई भी चीज नहीं है। तो संयुक्त परिवार अब संभव ही नहीं है। अब केवल अपने राजी रखने के लिए यूं कहते हैं, मन को सांत्वना देते हैं अपने, केवल कि नहीं संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं, हमें संयुक्त परिवार के अंदर रहना चाहिए। अरे रहें कैसे? रहना सबको चाहिए, पर जब तक आप शहरों में नहीं जाओगे तब तक कमाई नहीं है। पर भारत में कुछ चीजें ऐसी बन गई जिनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। आप यदि कहते हो कि संयुक्त परिवार खराब है, तो कोई ना कोई टूट के आगे पड़ेगा, कैसे खराब है, कैसे बोल दिया ये वो फलाने। अरे रह कौन रहा है संयुक्त परिवार के अंदर? वो मैं हमेशा कहता हूं कि यार शहर अच्छे होते हैं गांव की अपेक्षा, तो कोई ना कोई आगे गालियां निकालता बाद में, इसको देखो इसकी मति घूम गई है, शहर कैसे अच्छे होते हैं। फिर सारे गांव में क्यों नहीं रहते, शहर में क्यों आगे, क्यों नौकरी करनी है? फिर गांव रह जाए, खेती की जाए। मैं कहता हूं आप मम्मी पापा को कह के देख लो कि मैं गांव में मेरा जीवन यापन करूंगा। शहर बहुत खराब हो चुके हैं, और दूषित हवा लेने का मेरा मन नहीं करता। स्वच्छ हवा के अंदर गांव में रहूंगा, घर वाले कूट दे, ये वर्दी वर्दी बातें करता है फालतू की। परिस्थितियां बदल गई।
हर देश समाज परिस्थिति के सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं। उस समय की सोशल वैल्यूज अलग थी, आज की सोशल वैल्यूज अलग। उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन अलग थी, आज की इकोनॉमिक कंडीशन अलग। ये जो 6 चूल्हे मिले, इनमें एक चूल्हा ऐसा है जिसके 2 मुंह है। क्या है? दो। एक तरफ रोटी बना लो, एक तरफ उसमें सब्जी बना लो, लिख लो 2 मुंह वाला चूल्हा। डबल फेस्ट स्टोव। दो मुंह वाला चूल्हा, डबल फेस्ट स्टोव। मसाले कूटने के लिए पास में रखा हुआ सिलबट्टा, लिख लो सिलबट्टा। सिलबट्टा समझ गए? मसाले कूटते होंगे, सिलबट्टा। 3 प्रकार के अनाज मिलते हैं इनके वहां। गेहूं खाते थे लोग, चावल खाते थे, जवार खाते थे। क्या खाते हैं बताओ देखे? गेहूं, चावल और जवार। कौन कौन से अनाज खाया करते थे आहड़ के लोग? गेहूं, चावल और। अब कोई पूछे कि इनमें से कौन सी एक फसल आहड़ के लोग नहीं खाते थे? गेहूं, चावल, जवार, बाजरा। कल पढ़ेंगे बाकी।